स्पॉट्स होते हैं और ये जो है सिर्फ अपना 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक के प्रोब्स हैं। यानी लो फ्रीक्वेंसी जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो 2 मेगाहर्ट्ज है, मेगा मींस मिलियन ऑफ हर्ट्ज, और मैक्सिमम जो है आज तक जो बने हैं वो 20 मेगाहर्ट्ज तक जो बहुत ही सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग के लिए देखने के लिए होते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स यूज होती हैं, कहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स के ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं। तो अभी आप सिर्फ ध्यान में ये रख लें कि 2 मेगाहर्ट्ज से लेके मिलियन ऑफ हर्ट्ज से लेके 20 मिलियन ऑफ हर्ट्ज तक 20 मेगाहर्ट्ज तक की प्रोब्स बनी है। और जब कभी भी प्रोब से हम एक बॉडी में कुछ भी देख रहे होते तो हमें इन रिटर्न सिर्फ 3 ही स्पॉट्स नजर आते हैं स्क्रीन पे, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। तो ये जो प्रोब है नजर आ रही है आप लोगों को, प्रोब इसकी ये सरफेस है। इस प्रोब की सरफेस पे खास एलिमेंट्स है, छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं इसकी सरफेस पे, और वो खास एलिमेंट्स बने हुए होते हैं जिन एलिमेंट्स के पास 2 यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम आगे चल के भी देखेंगे। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, और बेसिकली स्मॉल डेफिनेशन अगर आप पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की याद रखना चाहें तो थिंग दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे ये एनर्जी कन्वर्ट होती है, कौन से खास स्पेशल एलिमेंट्स हैं, ये आगे चल के पता चलेगा आपको। तो ये बस अभी फिलहाल याद रखें कि इसकी सरफेस ऑफ द प्रोब पे बहुत टाइनी क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं जिनको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। प्रोब नजर आ रही है आपको कैमरे पे? जी सर। यस सर। ओके, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं ये खास एलिमेंट से बनते हैं जिनके पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक का नाम मैंने लिख दिया लेड जिंक ब्रोनेट, 2-3 और होते हैं, तो आप अगर चाहें अपने फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए तो नेट से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके जहन में कभी इस तरह का सवाल आ सकता है कि जब आप आते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए मशीन को ऑन करते हैं तो उसका प्लग जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच होता है, तो फिर आप उसको ऑन करते हैं बटन को तो फिर मशीन काम करना शुरू करती है और आप अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो आपके जहन में या कभी मरीज आपसे पूछ सकता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में जा रहा है, तो उसका जवाब इसी में ही है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट 2 unique properties. Every crystal has got 2 unique properties. One, पहली क्या है कि जैसे ही स्विच आप ऑन करेंगे और वायर से होता हुआ ये प्रोब में एंटर होगा करंट और उसकी सरफेस पे जैसे ही पहुंचेगा तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं ये सारे के सारे एक्सपेंड कर जाएंगे, बिकॉज ये खास एलिमेंट लाइक ज़िंक की प्रॉपर्टी है कि उनको जब कभी भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल करंट टच करेगा तो वो एक्सपेंड कर जाएंगे। ये आप पहले वाले इमेज में देख रहे हैं, ये एक टाइनी क्रिस्टल दिखाया है, एक ये एक्सपेंड कर गया। अब ये एक्सपेंशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कन्वर्ट कर देगा, जो येलो येलो आपको नजर आ रही है लाइन साउंड वेव्स में। अब साउंड वेव्स बॉडी में एंटर होंगी, ये नीचे लोअर इमेज में देखें जस्ट बिलो इट, और एक डार्क ब्राउन कलर का जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर ये दिखाया कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से जाके ये साउंड वेव्स टकराएंगे। जब ये साउंड वेव्स टकराएंगी तो ये वापस क्रिस्टल के पास आएंगी। जैसे ही ये साउंड वेव्स वापस क्रिस्टल के पास आएंगी तो अब ये कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रॉम साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली में इलेक्ट्रिकल वेव्स कन्वर्ट हो रही थी साउंड वेव्स में बाय द एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल। अब उल्टा हो रहा है कि क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव्स को इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स, और फिर ये इलेक्ट्रिकल वेव्स वायर से होती हुई और सीपीयू से होती हुई और अपना मॉनिटर पे चली जाएंगी और उस मॉनिटर पे ब्लैक, व्हाइट या ग्रे स्पॉट डालेंगी डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी अपने साथ वो एनर्जी लेकर आ रही है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव किस चीज से टकरा कर क्या एनर्जी लाएगी वो आगे चल के हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज। सर प्लीज अगर आप ये पॉइंट रिपीट कर दें तो। जी बेटा मैं रिपीट करता हूँ ब्रीफली।
ये याद रखें, प्रोब तो आप समझ गए कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्किन पे रखकर हम अल्ट्रासाउंड के इमेजेस आइडेंटिफाई करते हैं। और ये भी मैंने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड के इमेज में टोटल 3 स्पॉट्स नजर आएंगे, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। अब मैं आप सवाल पर आता हूँ तो कि इस वाले फिनोमेना को मैं रिपीट कर दूं तो एक अपने जहन में रखें आप कि प्रोब की सरफेस के ऊपर टाइनी हंड्रेड्स की तादाद में होते हैं टाइनी क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं, वो खास एलिमेंट से बनते हैं। फाइनली तो देखें जब मशीन ऑन करेंगे तो मशीन से करंट, वायर से करंट होता हुआ बिफोर एंटरिंग टू द बॉडी प्रोब की सरफेस पे आएगा जो स्किन पे रखी हुई है। अब उसके सरफेस पे जो है टाइनी क्रिस्टल्स, उर्दू में मुझे नहीं पता क्रिस्टल्स को क्या कहना चाहिए, बट क्रिस्टल्स मेरे ख्याल है कोई समझता होगा। सो टाइनी क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं। अब एक क्रिस्टल का आप ध्यान में रखें, वो जो एक क्रिस्टल कर रहा है वही सबको सब कर रहे हैं। तो उस क्रिस्टल को खास एलिमेंट से बनाया जाता है। उन खास एलिमेंट्स के पास लाइक लेड जिंक क्रोनेट दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो दो प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जैसे ही उनको इलेक्ट्रिकल करंट जो वायर से आके प्रोब की सरफेस पे आया, जैसे ही उनको टच करेगा वो फैल जाएंगे अपनी थिकनेस में, दे विल एक्सपेंड। और फैलने का एक अमल है, एक प्रोसेस है, एक्सपेंशन एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में वो कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल वेव्स को साउंड वेव्स में, और साउंड वेव्स बॉडी में एंटर हो जाएगी। राइट, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। जब बॉडी में एंटर होगी तो किसी ना किसी को ऑब्जेक्ट से टकराएगी। सबसे पहले तो स्किन से टकराएगी, फिर थोड़ा सा ट्रेवल करेगी तो सबक्यूटेनियस टिश्यू से, फिर ट्रेवल करेगी तो मसल से वगैरह वगैरह। इस तरह वो ट्रेवल करती जाती है और टकराती जाती है और वापस अपना रिफ्लेक्शन देती जाती है। अब जब रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स वापस आएगी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के पास, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है अपने अमल में आ जाएगी। वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? वो सेकंड प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी की बिल्कुल अपोजिट है। इस वक्त इसमें साउंड वेव्स उसको टच कर रही है वापस। तो ये एक्सपेंशन तो हो गई थी पहले, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वंस अगेन कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस। तो वो कंट्रैक्शन प्रोसेस के दरमियान ये जो साउंड वेव आई है इसके पास, इनको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल वेव्स में। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे डिपेंड करता है फिर कि वो इलेक्ट्रिकल करंट के पास कितनी एनर्जी है, कितने मिली वोल्ट्स हैं। अगर ज्यादा होंगे तो ब्राइट स्पॉट डालेगा। अगर किसी ऐसी चीज से टकरा कर आ रहा है कि रिफ्लेक्शंस के पास एनर्जी कम है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स के पास एनर्जी कम है, तो ब्लैक स्पॉट डालेगा। और अगर इन बिटवीन है, दरमियानी ऐसे किसी स्ट्रक्चर से, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर से टकरा कर आ रहा है कि उसमें एनर्जी ना बिल्कुल कम है ना बहुत ज्यादा है, तो वो फिर ग्रे स्पॉट डालेगा। सो वो डिपेंड करता है किस चीज से टकरा कर आ रहा है। तो ये बात अब आपको क्लियर हुई है? दोबारा मैं और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में समझाऊं आपको। सर एक क्वेश्चन है कि जो साउंड वेव्स बॉडी में जो है वो ट्रांसमिट होगी, ऑब्जेक्ट को जाके बॉडी के किसी ऑर्गन को टकराएंगी, उसके बाद वापस कहाँ पर आएंगी? वापस प्रोब के पास आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोब के पास आएंगी 100%। प्रोब के पास आएंगी। हाँ, एक फिनोमेना होता है जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग मीन्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में किसी चीज का डिस्पर्स्ड हो जाना। तो साउंड वेव्स अगर कभी किसी बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, लाइक रेड ब्लड सेल्स और लाइक कोई नर्व्स वगैरह की एंडिंग्स होती हैं, बहुत टाइनी होती हैं, तो फिर ये स्कैटर्ड करती है। अदरवाइज वो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत बस टकराएगी और वापस 90 डिग्री पे आ जाएगी। तो ये सारी की सारी साउंड वेव्स, सिवाय उस थोड़ी सी एनर्जी जो कि फिर लॉस्ट हो जाती है जब टकराती है साउंड वेव्स किसी टाइनी ऑब्जेक्ट से, तो स्कैटरिंग होती है। अदरवाइज सारी की सारी वापस क्रिस्टल के पास आती है और फिर इमेज बनता है। राइट बेटा? जी सर, क्लियर। ओके। तो एक सिस्टम जो अल्ट्रासाउंड इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिस्टम में एक तो आ गया ट्रांसड्यूसर, जो प्रोब जिसको मैं कह रहा हूँ, दोनों ही टर्म्स सही हैं। तो वो तो बॉडी से स्किन सरफेस पे हम रखते हैं और उससे फिर साउंड वेव्स एंटर होती हैं। दूसरा बीच में क्या आएगा? कोई ऑर्गन जिससे रिफ्लेक्शन आई है। और तीसरा फिर वो जो रिफ्लेक्शन वापस आई है वो मॉनिटर पे एक इमेज प्रोड्यूस करेगी। और वो इमेज में 3 स्पॉट्स मिलेंगे आपको, ब्लैक, व्हाइट या ग्रे। सो इन अदर वर्ड्स, एक सिस्टम में एक ट्रांसड्यूसर है, एक मॉनिटर है और एक बीच में जो ऑर्गन साउंड वेव्स इमेज कर रहा है। तो यहाँ पे उस सवाल का जवाब है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं
जिनसे टकराकर साउंड वेव्स बहुत ज्यादा एनर्जी लाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स। और कौन से ऐसे रिफ्लेक्टर्स हैं यानी स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में जिनसे टकराकर साउंड वेव्स ना होने के बराबर एनर्जी लाएगी, और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसके से टकराकर वापस साउंड वेव जो प्रोब के पास आ रही है दरमियानी एनर्जी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव लेकर आ रही होगी। सो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स में तो बहुत जो डेंस सॉलिड चीजें होती हैं लाइक बोन, स्टोन, कोई फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू है, कोई कार्टिलेजिनस टिश्यू है, ये सब डेंस टिश्यू में आएंगी। तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देती है, मींस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स के पास एनर्जी जब इनसे टकराकर वापस आ रही होगी तो वो फिर बहुत ज्यादा अपने साथ एनर्जी लाएगी। और मॉनिटर पे एक ब्राइट स्पॉट या व्हाइट स्पॉट कह लें, इनकी भी अलग टर्म्स है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ब्राइट या व्हाइट स्पॉट याद रख लें। इसके बिल्कुल अपोजिट पे तीसरे पे चले जाएं कि ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल जिससे साउंड वेव टकराए और बिल्कुल ना होने के बराबर एनर्जी लाए, तो वो फिर यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं डालती, तो फिर ब्लैक स्पॉट रह जाता है। वो हमेशा जब साउंड वेव्स किसी फ्लूइड इन नेचर चीज से टकरा कर वापस आ रही होती है, वो फ्लूइड बाइल इन गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, वो फ्लूइड यूरिन इन यूरिन ब्लैडर भी हो सकता है, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी में जब यूरिन जमा हो जाता है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, वो भी हो सकता है, ब्लड इन वेसल्स हो सकता है। कभी भी जहाँ ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है इसका मतलब ये किसी फ्लूइड नेचर की चीज से टकरा कर वापस आ रही है। कभी कहीं व्हाइट स्पॉट होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा थिक डेंस सॉलिड टिश्यू से, स्टिफ टिश्यू से टकरा कर वापस आ रही है लाइक बोन, स्टोन। और अब इनके दरमियान कोई सॉफ्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर से जब टकरा कर वापस आती है तो फिर ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन लाए, या ऐसा भी नहीं होता कि ना होने के बराबर एनर्जी लाए, बल्कि दरमियानी एनर्जी लाती है। तो फिर वो सॉफ्ट टिश्यू की रिफ्लेक्शंस दरमियानी एनर्जी से जो आएंगी वापस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स, तो वो फिर वहां पर एक ग्रे स्पॉट डालेंगे। सो तीनों स्पॉट कवर हो गए, ब्लैक स्पॉट फ्रॉम फ्लूइड नेचर, व्हाइट स्पॉट फ्रॉम डेंस नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और सॉफ्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स पिलपिले जो आप कह रहे हैं उनको, वो ग्रे स्पॉट डालेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये तीन स्पॉट्स जो एक इमेज मिलके बनाते हैं, वो कहाँ से टकरा कर कोई चीज वापस आए तो कैसा अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो एनर्जी कैसा स्पॉट डालेगी। अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो व्हाइट, बिल्कुल ना होने के बराबर एनर्जी होगी तो ब्लैक, और दरमियानी एनर्जी कैरी कर रही होंगी साउंड वेव तो वो ग्रे स्पॉट डालेंगे। राइट, आगे चले। यस सर। तो अब वो टर्मिनोलॉजीज के जो हम कह रहे थे ब्लैक, व्हाइट या ग्रे, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में या अल्ट्रासाउंड की टर्म्स में हम ये टर्म्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ब्लैक व्हाइट ग्रे। तो फिर क्या है, तो ब्लैक के लिए अल्ट्रासाउंड में टर्म है एन एकोई। एन मींस नो, एको मींस व्हाइट स्पॉट। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्ट्रक्चर, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल आम लफ्जों में ब्लैक हो, अल्ट्रासाउंड की टर्म में वो कहलाती है एन एकोई, मींस हैविंग नो इंटरनल एकोज। ये ब्लैडर में यूरिन दिखाया है, ये एक पैथोलॉजिकल सिस्ट है जिसमें फ्लूइड है, सो ये कहलाएगी एनेकोइक स्ट्रक्चर। हाइपोइकोइक, हाइपो मींस लेस, माने थोड़े से होंगे बट लेस, और एको मींस व्हाइट स्पॉट। सो कभी भी आपको कुछ थोड़े बहुत एको मिलने लगे या व्हाइट स्पॉट मिलने लगेंगे, तो वहां पर आप उसको ग्रे चीज नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे हाइपोइकोइक। सो हाइपो मींस लेस, फ्यू इंटरनल एकोज, हाइपोइकोइक। हाइपर इकोइक वहां टाइम इस्तेमाल करेंगे जहां बहुत ज्यादा व्हाइट ब्राइट स्पॉट आ जाएंगे, तो फिर हम उस चीज को, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइपर इकोइक है ये स्ट्रक्चर, वेरी व्हाइट और ब्राइट। आइसोइकोइक रेयरली यूज होती है टर्म, इसका मतलब ये आइसो मींस सेम, एको मींस व्हाइट स्पॉट, यानी जब दो स्ट्रक्चर्स की एकोजेनेसिटी सेम हो, लाइक ये एक गले में हदूद होता है थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर एक मास है, नोड्यूल है, उस मास की इकोजेनेसिटी उसके पेरिफेरी में, सराउंडिंग में जो थायराइड ग्लैंड के पेरेन्काइमल टिश्यू है उससे मिल रही है, तो हम कहेंगे द इकोजेनेसिटी ऑफ द थायराइड नोड्यूल इज सेम ऑफ दैट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो आइसोइकोइक मींस जब दो स्ट्रक्चर को कंपैरिजन कर रहे होंगे, दो ऑर्गन्स को या फिर कंपैरिजन कर रहे होंगे और दोनों की इकोजेनेसिटी सेम होगी, तो हम वहां पे टर्म इस्तेमाल करेंगे आइसोइकोइक। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और समझ में आ रहा है? ये समझ में आया आपको? यस सर, आ गया।
तो कोई जवाब देगा कि ये पहला इमेज जो है एनीकोइक है, हाइपोइकोइक है या इकोजेनिक? एनीकोइक। वेरी गुड। सेकंड वाला हाइपोइक। वेरी गुड। वेरी गुड। हाइपोइकोइक। वेरी गुड। थर्ड वाला बहुत ज्यादा सही कहा आपने। अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा तो इकोजेनिक कह लें, हाइपर इकोइक। अच्छा, हाइपर इकोइक को इकोजेनिक भी कहते हैं। दोनों टर्म मींस वन एंड द सेम थिंग। और आप सही कह रहे हैं क्योंकि अगर इसको सराउंडिंग स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करेंगे इस मास को, तो बिल्कुल आपने सही टर्म इस्तेमाल की कि इसकी इकोजेनिसिटी से मिमिक कर रही है, मिल रही है। तो आप बिल्कुल, आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो ओवल सा मास है, इसकी इकोजेनिसिटी इज आइसोइकोइक टू दैट ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ मैं इस नोड्यूल की बात करूं तो फिर मैं कहूंगा कि ये इकोजेनिक है, नोड्यूल इन इकोजेनिसिटी। राइट, तो सही है आपका जवाब, हाइपर इकोइक इकोजेनिक। और अगर कंपैरेटिव स्टडी में करूंगा तो मैं कहूंगा कि द इकोजेनिसिटी ऑफ द नोड्यूल इज आइसोइकोइक टू दैट ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। वेरी गुड। पहला वाला एनीकोइक है, दूसरा हाइपोइकोइक और ये इकोजेनिक। राइट, ये आइसोइकोइक एक जैसा। Image orientation is very necessary. पहले मैं आपको दो टर्म बताता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आप किसी चीज को, जैसे ये प्रोब है लाइक, इसको इसकी लेंथ में आप कट करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर रहा, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट कर रहा हूँ। बट आप उसको इसकी अगर चौड़ाई में कट करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि हम ट्रांसफर सेक्शन या कट सेक्शन में कट कर रहे हैं। तो कोई भी एग्जांपल आप सोच लें, कोई तरकारी है, कोई लौकी, उसको लेंथ में काट रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और चौड़ाई में काट रहे हैं तो ट्रांसफर सेक्शन। आपके हाथ में अगर बॉल पेन है तो बॉल पेन को उसकी निब से लेके और टॉप तक आप लेंथ में काट रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसकी चौड़ाई में काट रहे हैं, विड्थ में काट रहे हैं तो ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है, क्रॉस सेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो अब आप इन टर्म्स से तो वाकिफ होंगे कि सुपीरियर मींस एनीथिंग टुवर्ड्स द हेड इज कॉल्ड सुपीरियर, यानी जो सर की तरफ कोई भी चीज होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर। कोई भी चीज फुट की तरफ होती है तो उसको हम कहते हैं इंफीरियर। कोई भी चीज जो हमारे फ्रंट ऑफ द चेस्ट, फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन की तरफ है वो कहलाएगी एंटीरियर। कोई भी चीज हमारे बैक की तरफ है तो वो कहलाएगी पोस्टीरियर। Superior towards head, inferior towards foot, anterior towards the front of the body and posterior to the back of the body. और longitudinal section और cross section तो आप समझ गए। ठीक, तो अब बॉडी में क्या चीज सुपीरियर है, क्या इंफीरियर है, क्या एंटीरियर, पोस्टीरियर, क्रॉस सेक्शन में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या है, तो उसके लिए हम क्योंकि अंदर झांक तो नहीं सकते तो हमें तो वही ब्लैक व्हाइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं और उससे हमने जज करना है ओरिएंटेशन कि क्या चीज किस चीज के एंटीरियर है, किस चीज के पोस्टीरियर है। तो उस तरह वो देखने के लिए आप इस स्क्रीन को, जो मॉनिटर है अल्ट्रासाउंड मशीन का, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें बाय 2 इमेजिनरी लाइंस, वन वर्टिकल लाइन एंड अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से एक ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन आ गया और एक ये पोर्शन आ गया। So anything towards the top of the screen will be taken as anterior, understood होगा। Anything opposite to anterior will be called as posterior, or anything towards your left and screen right will be taken as superior, and opposite to that will be taken as inferior. Longitudinal section का ये बारे में बताया था। ट्रांसवर्स सेक्शन में सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर का कॉन्सेप्ट वही रहता है। सुपीरियर की जगह हम राइट का लफ्ज यूज करने लगते हैं और इंफीरियर की जगह लेफ्ट का हम टर्म यूज करने लगते हैं। तो जरा इसको अप्लाई करते हैं हम अल्ट्रासाउंड के इमेज पे। तो किडनी होती है, गुर्दा, उसके 3 पोल्स होते हैं। तो एक सुपीरियर या अपर पोल कहलाता है, एक इंफीरियर या लोअर पोल कहलाएगा, एक मिडिल पोल कहलाएगा। तो बीच वाला तो चले मिडिल पोल है, बस ये तो पता होना चाहिए हमें कि ये वाला एंड सुपीरियर है, ये जिसको पोल ए कह रहे हैं,
या ये वाला एंड इसका या सुपीरियर जिसको पोल बी कह रहे हैं। तो आप में से एक एक करके बताएं कि उस पोल ए ओरिएंटेशन। सुपीरियर। अच्छा, आप कह रही हैं सर पोल ए सुपीरियर, पोल ए सुपीरियर। कोई ऐसा है जो समझता है कि पोल ए इज इंफीरियर? नो। So everybody is right in thinking that कि पोल ए सुपीरियर, बिकॉज अगर मैं इसको इमेजिनरी एक वर्टिकल और इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड करूं तो ओवर दिस साइड एनीथिंग over this side as compared to this side will be taken as superior. So pole A is superior, pole B is inferior, and the middle pole will be in between two poles. Very good. अच्छा, ये एक गॉल ब्लैडर दिखाया है। ये इसका डोम लाइक टेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फंडस कहलाता है। ब्रॉडर पोर्शन ये बॉडी कहलाता है, नैरो पोर्शन ये नेक कहलाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, फंडस इज सुपीरियर और नेक इज सुपीरियर? So neck is superior. Neck is superior. Neck is superior and fundus is inferior. Very good. So everybody is right in saying that neck is superior and fundus is inferior. Body उसके दरमियान है। Very good. ये एक फीमेल ऑर्गन है यूट्रस, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। वही once again dome like structure is called fundus, body and finally cervix. So what do you think, cervix is inferior, true or false? Inferior. True, sir. True. Right. सब कह रहे हैं कि ट्रू है। वेरी गुड। सर्विक्स जो है फंडस की निस्बत ओवर दिस साइड ऑफ द स्क्रीन है। सो सर्विक्स इज इंफीरियर एंड फंडस इज सुपीरियर। सो आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ लिया। अच्छा, ओरिएंटेशन मार्कर। बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं या ऑर्गन को लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहे हैं, इस वजह से सुपीरियर इंफीरियर कर रहे हैं, या बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल कट करने की वजह से? नहीं, प्रोब आपने कैसे रखी हुई है ना, इन लेंथ में रखी हुई है। अगर कोई किसी चीज की लेंथ नजर आ रही है, जैसे अभी आप देखें ये यूट्रस के 3 ही पार्ट्स होते हैं, तो ये पूरी लेंथ में नजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट कर रहे हैं। अगर जहां पे मुझे ये प्रोब से ये ऑर्गन लेंथ में नजर आ रहा है, इसके मैं 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट मार्कर, अभी हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन मार्कर, टर्न कर दूंगा तो उसका कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन नजर आएगा ना। सो वो क्रॉस सेक्शन में तो सिर्फ एक वक्त में या तो फंडस नजर आएगा, या एक वक्त में सिर्फ बॉडी पे होंगे आपकी प्रोब, या एक वक्त में सिर्फ सर्विक्स पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रॉस सेक्शन में आप जो है ना एक ही वक्त में फंडस भी देख लें, बॉडी भी देख लें, सर्विक्स भी देख लें। नो, वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ही सिर्फ नजर आ सकता है, उसकी पूरी लेंथ। अब ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में आप एक ही वक्त में जब फंडस भी देख रहे हैं, बॉडी भी देख रहे हैं, नेक भी, तो इट्स अंडरस्टूड कि इसको लेंथ में आप कट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। सर इसको बॉडी को तो हम उस वक्त क्रॉस सेक्शनली कट कर रहे हैं ना, जब हम जीबी गॉल ब्लैडर को अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देख रहे हैं तो हम फुल बॉडी को तो क्रॉस सेक्शनली कट कर रहे हैं। बॉडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पेनक्रियाज है, बिल्कुल ट्रांसवर्सली लाई करता है। ट्रांसवर्सली समझते हैं आप, मतलब मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, मतलब पेनक्रियाज पता है आपको, लबलबा, उससे मैं आसानी से शायद समझा दूं आपको। सर यूट्रस की एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस भी बता दें। जी बेटा, नहीं मैंने पूछा सब पेनक्रियाज, जिसने भी सवाल किया है ये लेंथ वाला, पहले मैं उनका जवाब दे दूं, तो उनसे मैंने सवाल किया है लबलबा पेनक्रियाज समझ। ओके, सो आपको पता है उसकी लाई कैसे होती है बॉडी में? वो बिल्कुल ट्रांसवर्सली, हाँ, तो उसको उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने के लिए मुझे अपनी प्रोब भी ट्रांसवर्स रखनी पड़ेगी। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में प्रोब रखूंगा बॉडी की निस्बत, तो उसका कट सेक्शन नजर आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गन प्लेस इन द बॉडी, नॉट अबाउट द बॉडी। बॉडी तो एक सीधा लेटा हुआ है बंदा हमारे पास ना, अब उसको मैं ऑर्गन टू ऑर्गन देखूंगा ना। अब ऑर्गन कैसे जा रहा है, जैसे मैंने आसानी से समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी कि बॉडी में ऑर्गन जो है, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, आप नेट पे थोड़ा सा उसको ऐसे डाल दिएगा, लाई ऑफ पेनक्रियाज इन द बॉडी, तो आप देखेंगे वो तिरछा लेटा हुआ है, यानी ट्रांसवर्सली। सो अब उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर मुझे देखना है, तो मुझे अपनी प्रोब ट्रांसवर्स रखनी पड़ेगी, तो ही मैं उसकी पूरी लेंथ देख सकूंगा।
अगर मैं अपने वही सोचूंगा कि मैं प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में रख दूं तो मैं उसको कट सेक्शन में देख पाऊंगा। सो पूरी लेंथ में देखने के लिए आपको अपनी प्रोब का इस्तेमाल करना पड़ता है कि ऑर्गन कैसे लाई कर रहा है। सो ये बात कुछ समझ में आई आपको? वक्त के साथ साथ तो और अच्छी आ जाएगी, बट अभी कि कभी भी किसी ऑर्गन को अगर पूरी लेंथ नजर आ रही है तो उसका वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, और अगर कोई कट सेक्शन होगा तो उसका कोई एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। जैसे पेनक्रियास की बात कर लें, पेनक्रियास में अनसीनेट प्रोसेस हेड बॉडी टेल होता है, तो एक वक्त में आप या तो उसका हेड देख लेंगे या बॉडी देख लेंगे या टेल। लेंथ में जब कट करते हैं तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है आपको, और ये सब डिपेंड करता है कि बॉडी में स्ट्रक्चर कैसे लाई कर रहा है। अगर वो स्ट्रक्चर बॉडी में ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है तो मुझे प्रोब उसकी लेंथ में देखने के लिए प्रोब भी ट्रांसवर्सली रखनी पड़ेगी। क्या एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड में शोर है। शोर आप क्या कह रही हैं? गॉल ब्लैडर को देखने के लिए मुझे प्रोब कैसी रखनी पड़ेगी? गॉल ब्लैडर पर प्रोब को लॉन्गिट्यूडनली रखना पड़ेगा। ये आप बोलती हैं तो पीछे से एक वॉइस आती है मुझे ना, तो डॉक्टर मिस्टर सोहेल खान, ये आपको पता है क्या पूछ रही हैं? मुझे सुनाई नहीं देता जैसे ये बोलती हैं। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज काफी थी आपके पास। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? और जी जी, आप कंटिन्यू करें, वो दोबारा क्वेश्चन कर लेंगी जब वो मुनासिब समझेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी, जो आपने बताया ट्रांसफर सेक्शन में जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर की जगह राइट और लेफ्ट आ जाएगा, वो हमारा अपना राइट और लेफ्ट होगा या मॉनिटर का? ये आपका मतलब यानी कि जो आपका लेफ्ट होता है ना वो मॉनिटर का राइट होता है। तो मैं तो मॉनिटर के हिसाब से ही चलूंगा ना। मॉनिटर का जो राइट होगा वो मेरे लिए राइट होगा, बट ये समझ लें कि वो आपका लेफ्ट होगा, क्योंकि मॉनिटर में वो चीज आ रही है ना जो बॉडी से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर। तो अगर जो मेरा लेफ्ट है, एक मिसाल देता हूँ, 2 ओवरीज होती हैं, अगर आपको पता हो, फीमेल ऑर्गन है एक ओवरी, वो राइट होती है और एक लेफ्ट होती है। तो जो मुझे राइट ऑफ द स्क्रीन पे ओवरी नजर आएगी तो मैं उसको राइट ओवरी कहूंगा, जो मैं लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पे मुझे नजर आएगी मैं उसको लेफ्ट कहूंगा। बट आपके समझने के लिए ये है कि जो स्क्रीन का राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, जो स्क्रीन का लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। ओके सर, ठीक है ना? बट आपने राइट और लेफ्ट ओवरी किस बिना पे कहनी है? वो स्क्रीन की बिना पे कहनी है, अपने हाथ की बिना पे नहीं कहनी है। वो उल्टा होगा, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि ये ध्यान में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लेफ्ट साइड पे आपको जो ओवरी नजर आ रही है आप उसको लेफ्ट ओवरी कहते हैं। नहीं, वो स्क्रीन का राइट है, और स्क्रीन के राइट से ही राइट ओवरी को आप। सर वो मोस्टली पेशेंट का भी तो राइट होगा ना, जो स्क्रीन का राइट होगा? स्क्रीन का जो राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा सर और पेशेंट का? पेशेंट का राइट होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक। बिल्कुल सही कहा। और कोई सवाल तो आगे चले, नहीं तो जी सर आगे चलो। अच्छा। सो मुझे दुख है वो किसी क्या सवाल कर रही थी, वो अगर वापस आ गई हैं तो मैं उनको जवाब देके आगे बढ़ूं तो मुझे अच्छा लगेगा। सर एक्सक्यूज मी, एक सवाल किसी ने पीछे किया था अभी के यूट्रस का एंटीरियर और पोस्टीरियर बताइएगा सर, काइंडली वो एक दफा बता दीजिए। राइट बेटा, ये आपको एक बिल्कुल एनेकोइक मतलब ब्लैक, जिसको एनेकोइक कहते हैं, ये चीज नजर आ रही है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन और पूरा यूरिनरी ब्लैडर नजर नहीं आ रहा। ब्लैडर के जस्ट पोस्टीरियर यूट्रस होता है, ठीक है? तो ये यूट्रस है। अब आपने पूछा कि एंटीरियर वॉल या एंटीरियर कैप्सूल ऑफ द यूट्रस, तो बेटा हमने पढ़ा एनीथिंग, अब ये यूट्रस स्ट्रक्चर है, तो एनीथिंग ओवर हियर विल बी एंटीरियर, एनीथिंग ओवर हियर विल बी पोस्टीरियर। सो ये जो सीरोसल सरफेस ऑफ ब्लैडर के साथ जा रहे हैं ये एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस है, और ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस है। गॉल ब्लैडर में अगर आप समझना चाहें तो ये देखें, ये गॉल ब्लैडर का ल्यूमन है जो बिल्कुल एनेकोइक है, और ये उसकी एक वॉल है, और फिर ये राउंड होकर इस तरह से दूसरी। तो अब जिस पे एरो है तो ये वॉल इस वॉल की निस्बत ओवर टॉप ऑफ द स्क्रीन, तो हम कहेंगे दिस इज द एंटीरियर वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर, while this wall is posterior wall of the gallbladder, right?
ये कैप्सूल है इकोजेनिक किडनी का, तो मैं कहूँगा ये एंटीरियर पोर्शन है उस कैप्सूल का किडनी का, ये पोस्टीरियर पोर्शन है कैप्सूल का। राइट बेटा, अब सही हो गया? जी सर। और भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको समझ में आया नहीं, तो ये लिवर का पैरेंकाइमा आप मुझे बता सकती हैं? लिवर इज एंटीरियर टू द किडनी या पोस्टीरियर टू द किडनी? एंटीरियर है सर। एंटीरियर एक ने बोला, और कोई? इंटीरियर एंटीरियर टू जी सर एंटीरियर है। एंटीरियर है, एंटीरियर मतलब 3-4 ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। तो एंटीरियर कॉन्सेप्ट यही है कि एनीथिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्क्रीन विल बी टेकन एज एन एंटीरियर, और उसके अपोजिट जो है वो पोस्टीरियर है। तो जिन्होंने ये सवाल किया एंटीरियर पोस्टीरियर, उनको यूट्रस में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? जी सर। यस सर। तो प्रोब ओरिएंटेशन कैसे करेंगे हम कि हर प्रोब में किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो और मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, कर्व, लीडर, फेजर वगैरह वगैरह। तो उस प्रोब में हमेशा 2 एंड्स होते हैं, एक ये वाला एंड है, एक दूसरा ये है। तो किसी एक एंड में आप देखेंगे कि कहीं कोई राउंडेड सी आपको ग्रुप नजर आएगा, कहीं रेड नजर आएगा, कहीं ब्लैक नजर आएगा। मुख्तलिफ प्रोब्स में मुख्तलिफ उन्होंने इंडिकेशंस दी हुई होती हैं, इसको कहते हैं प्रोब मार्कर। जैसे कि इस वाले पहले वाले इमेज में आप देखें कि इस वाले एंड पर एक राउंडेड सी वो है, और भी मैं देखता हूँ शायद इधर हल्का सा ग्रूव है, ये देख लें। ये एक प्रोब है जिसमें ये रेड कलर का मार्कर नजर आ रहा है इस एंड की तरफ। दूसरे एंड, जो दूसरा एंड होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा। सो इसको कहते हैं प्रोब मार्कर। वो मुख्तलिफ प्रोब्स में मुख्तलिफ इंडिकेशंस होती हैं। किसी में जैसे इसमें रेड है, किसी में ग्रूव होगा यानी गड़ा होगा, किसी में कोई राउंडेड सा उभरा सा स्ट्रक्चर होगा। तो आपने ये देखना है कि वो दूसरे एंड पे नहीं होगा, सिर्फ एक एंड पे होगा। उसको आपने कहना है प्रोब मार्कर, और उसको आपने हमेशा रखना है टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पेशेंट व्हाइल लुकिंग इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जब ट्रांसफर सेक्शन की तरफ जा रहे हो तो उसको ठीक 90 डिग्री पे टर्न कर दिएगा, और प्रोब का मार्कर लेफ्ट साइड पे मत लेके जाएगा, बल्कि प्रोब का मार्कर पेशेंट की राइट साइड की तरफ लेकर जाइएगा। तो ये 2 चीजों का ख्याल रखें कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हम देख रहे हो तो प्रोब मार्कर जो है वो टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पेशेंट हो, और जब हम 90 डिग्री में मूव करें टुवर्ड्स द राइट साइड पे हो वो पेशेंट के राइट हैंड साइड की तरफ। तो प्रोब मार्कर इज इंडिकेटर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक एंड पे होगा, दूसरे एंड पे नहीं होगा, और जो इस एंड पे होगा उस एंड को आपने टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पेशेंट रखना है। जैसे कि इस पहले वाले इमेज में दिखाया है कि ये प्रोब इसने इस तरह से प्लेस किए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने के लिए कि इसका जो रेड मार्कर है वो टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पेशेंट है, और वो वही सेम प्रोब टुवर्ड्स द राइट आर्म ऑफ द पेशेंट मूव कर दी, और ये ट्रांसफर सेक्शन में आप करेंगे। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई कि अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखना है तो प्रोब मार्कर शुड बी टुवर्ड्स द हेड, और अगर ट्रांसवर्स में देखना है तो प्रोब मार्कर शुड बी टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पेशेंट। राइट, आगे चलें। जी सर। यस सर। बाकी पेशेंट ओरिएंटेशन तो यही है कि आप राइट हैंड से करते हैं तो अपने पेशेंट के जो राइट साइड पे आपकी चेयर होनी चाहिए, मशीन भी पेशेंट के राइट साइड पे होनी चाहिए, ताकि आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने जो भी मशीन पे आपको फ्रीज करना है, बटन होते हैं कुछ जो ऑपरेट करने होते हैं आपको, वो आप ऑपरेट कर सकें। और मॉनिटर का तो मैंने बता दिया कि जो आपका लेफ्ट होगा वो मॉनिटर का राइट होगा, और जो आपका राइट होगा वो मॉनिटर का लेफ्ट होगा। तो पेशेंट ओरिएंटेशन भी हो गई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स और मशीन के मुतालिक हम आखिरी लेक्चर में 9th लेक्चर में डिटेल में हम देख लेंगे उसके बटन जो 8-10 होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, प्रोपगेशन, वेलोसिटी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स अकरिंग इन
1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जितने भी साइकिल्स होते हैं वो उसका फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। एच, कैपिटल एच, छोटा जेड। अगर एक साइकिल हो रहा होगा 1 सेकेंड के अंदर तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 1 हर्ट्ज। 2 साइकिल हो रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 3 हर्ट्ज। 3 हो रहे होंगे तो 3 हर्ट्ज, और 4 हो रहे होंगे तो 4 हर्ट्ज। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट वाले इमेज में, आपके राइट वाले इमेज में जो एक येलो प्रोब शो की गई है और एक ग्रीन, सो येलो प्रोब जो है आपकी नजर में हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब है, या ग्रीन कलर वाले प्रोब जो है हाई फ्रीक्वेंसी? सर येलो लो फ्रीक्वेंसी और ग्रीन हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, कोई और? सर येलो लो फ्रीक्वेंसी, ग्रीन हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, सबका जवाब दुरुस्त है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम है। लेट्स सपोज 1 सेकेंड है, तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो रहे हैं येलो वाली प्रोब में, और इसमें नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन वाली प्रोब हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन आती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ओवर विच वन साइकिल इज अकरिंग, यानी वो डिस्टेंस जिसके वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ जितना एक साइकिल कवर करने के लिए साइकिल को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो डिस्टेंस जो है उसकी वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ की इंपॉर्टेंस ये है कि जितनी वेवलेंथ जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी, प्रोब की ट्रांसड्यूसर की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो आप बता सकते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी में ब्रॉडर वेवलेंथ होगी या हाई फ्रीक्वेंसी में ब्रॉडर वेवलेंथ? सर लोअर में ब्रॉडर होगी। अच्छा, लोअर में ब्रॉडर होगी। कोई मेरे स्टूडेंट बताएगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी? सर लोअर में ब्रॉडर और हाई फ्रीक्वेंसी में ये ना 3 कम होगी। राइट, और हमने ये पढ़ा कि जितनी ब्रॉड वेवलेंथ होगी उतनी बॉडी में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। सो व्हाट डू यू थिंक, हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे डीपर स्ट्रक्चर देखने के लिए, या लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे? लो फ्रीक्वेंसी, डीपर स्ट्रक्चर। लोअर फ्रीक्वेंसी एक, ओके, लो फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। और कोई मेल स्टूडेंट? मेरे स्टूडेंट को बताएगा कि लो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे डीपर स्ट्रक्चर्स देखने के लिए, यानी बॉडी में जो डेप्थ पे ज्यादा है स्ट्रक्चर्स? यस सर, डीप स्ट्रक्चर्स के लिए ये कि लो फ्रीक्वेंसी यूज होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सबका जवाब सही है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, और उसके अपोजिट अगर साइकिल्स कम करेंगे तो वेवलेंथ चौड़ी हो जाएगी। तो वेवलेंथ चौड़ी ब्रॉड होने से फायदा क्या होगा कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। सो एवरीबडी वाज राइट इन सेइंग दैट if you want to see a deeper structure inside the body, you have to use low frequency probe. And if you want to see the superficial structures like neck में beneath the skin एक thyroid gland होता है, कोई हर्निया का है, कोई वेस्कुलर स्टडीज है जो बिल्कुल beneath the skin होती है, बड़ी बड़ी वेसल्स लाइक कैरोटिड वेसल्स और फीमोरल वेन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें देखने के लिए आप हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे। और जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं एब्डोमेन में लाइक लिवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियास, किडनीज, स्प्लीन वगैरह, ये सारे डीपर स्ट्रक्चर्स हैं। एक फ्रंट टू बैक एक एवरेज पेशेंट की 30-32 सेंटीमीटर डेप्थ होती है, तो ये 15, 17, 18 सेंटीमीटर पे पड़े होते हैं। अगर कोई फैटी है तो और ज्यादा डीपर होंगे। सो उसको यूज करने के लिए आपको, उनको देखने के लिए आपको लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अब तक जो मुख्तलिफ प्रोब्स बनी है वो 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक की बनी है। तो यहाँ पे अपने पास लिख लें कि 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक की प्रोब को हम लो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स कहते हैं, और 5 मेगाहर्ट्ज से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक की प्रोब को हम जो है हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स कहते हैं। ठीक है, याद है ना पहली स्लाइड या दूसरी स्लाइड में था कि अब तक की जो प्रोब्स हैं वो 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक की बनी है। तो कुछ लो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स हैं, वो कौन सी होती हैं? अप टू 5 मेगाहर्ट्ज तक लो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स कहलाती हैं, और उससे ज्यादा की जो है हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स कहलाती हैं जो अप टू 20 मेगाहर्ट्ज है।
तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होती है उतना ही सुपरफिशियल स्ट्रक्चर अच्छी रेजोल्यूशन के साथ देख सकती है। 2015 से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज हम बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मस्कुलोस्केलेटल स्टडीज में टेंडन्स कहलाते हैं, लिगामेंट्स कहलाते हैं, वो माइनर से फ्रैक्चर्स देखने के लिए मस्कुलोस्केलेटल स्टडीज में ये वहां यूज होती है 15 से 20 मेगाहर्ट्ज की प्रोब। सो जितना स्ट्रक्चर्स सुपरफिशियल है उतना ही आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। तो इस वाली स्लाइड में भी वही है जो माशाल्लाह आप लोगों ने बताया कि वेवलेंथ एंड frequency are inversely proportional to each other. Wavelength is longer, frequency is lower, depth of penetration is more and vice versa. Choosing the correct probe to get proper image. Deeper structures are seen with low frequency probes ranging from 2 to 5 megahertz, while the superficial structures are seen with the high frequency probe, which ranges more than 5 megahertz. Amplitude means strength, sound beam में या उसकी intensity या उसकी power एक sound beam में। So ये आप एरो देख रहे हैं ब्लू कलर का राइट वाले इमेज में, इसकी विड्थ से इसकी चौड़ाई से आप अंदर सोचें कि इंटेंसिटी शो की है, उसका यूनिट होता है डेसिबल। तो एक सपोज हम कर लेते हैं 50 डेसिबल से ये एनर्जी अपने पास रखता है जो पहला एरो है ब्लू कलर का। अब जैसे ये पहला एरो गया स्किन से टकराया तो इसने रिफ्लेक्शन दिया। रिफ्लेक्शन चाहे वीक हो, एवरेज हो या स्ट्रॉन्ग हो, अपने साथ कुछ ना कुछ तो थोड़ी दरमियानी या ज्यादा एनर्जी लाएगी। तो स्किन से टकराने के बाद तो अच्छा 50 डेसिबल से जब ये स्किन से टकराई तो अब 2 डेसिबल का रिफ्लेक्शन सपोज हुआ तो इसके पास रिमेनिंग एनर्जी रह गई 48 डेसिबल की। 48 डेसिबल ने फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू से टकरा कर एक रिफ्लेक्शन दी तो ये हो गई तकरीबन 46 डेसिबल की। तो फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगी नेक्स्ट मीडियम में विद 46 डेसिबल ऑफ पावर, फिर रिफ्लेक्शन देगी। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन की फॉर्म में कंटिन्यूअसली अल्ट्रासाउंड की बीम की पावर जैसे जैसे वो डीपर इनसाइड द बॉडी जा रही है, लूज हो रही है और एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएगी और फिर आपको कोई भी रिफ्लेक्शन मॉनिटर पर नजर नहीं आएगा। तो ये तो एक फॉर्म है। वैसे बॉडी में टोटल 3 फैक्टर्स मेनली एनकाउंटर कर रहे होते हैं साउंड वेव्स के साथ, जो कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी लॉस कर रहे होते हैं विद डेप्थ। जैसे जैसे डीपर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए साउंड वेव अंदर जा रही है। एक तो अपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, उसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से जब मीडियम में वो ट्रैवल करती है तो एब्जॉर्प्शन होती है, उसमें भी उसकी एनर्जी हो रही थी। और एक हमने देखा इस वक्त कि अगर किसी छोटे स्ट्रक्चर से, टाइनी स्ट्रक्चर से लाइक रेड ब्लड सेल से टकराएगी, वो फिर मुख्तलिफ डायरेक्शन में चली जाएगी, डिस्पर्स्ड हो जाएगी। उस फिनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग। सो जैसे जैसे साउंड वेव्स बॉडी मूव कर रही है तो मेनली रिफ्लेक्शन तो हर जगह दे रही है, एब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यूअसली हो रही है और स्कैटरिंग भी इसकी कहीं ना कहीं हो रही है। तो 3 फॉर्म में ये अपनी एनर्जी को लॉस कर रही है। तो होता ये है कि उसके पास जितनी एनर्जी होती है वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से बहुत जल्दी लूज खत्म हो जाती है और वो फिर आपको कोई स्पॉट या एको या कुछ भी इमेज वापस फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि साउंड वेव्स ही खत्म हो गई है, उसकी एनर्जी सारी लॉस्ट हो गई है। तो इस फिर अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि बहुत जल्दी साउंड वेव्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी, 1-2-3 सेंटीमीटर डीप जाएगी और फिर 1-2-3 सेंटीमीटर तक आपको स्ट्रक्चर दिखाएगी। डीपर स्ट्रक्चर तो लो फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो एक फिनोमेना है कि एज द साउंड वेव इज गोइंग डीपर एंड डीपर इनसाइड द बॉडी, इट्स एनर्जी इज being continuously lost by reflection, absorption and scattering. So in उसको फाइट करने के लिए या इसको कंपनसेट करने के लिए या इसको कवर देने के लिए मशीन के अंदर साइंसदानों ने 2 कीज दी हैं, 2 बटन्स दिए हैं। एक कहलाता है ओवरऑल गेन बटन और एक कहलाता है TGC, T stands for time, G stands for gain and C stands for compensation. So ये देखते हैं हम कि किस तरह से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू द मशीन, यानी मशीन में इंटरनली ये बटन्स कनेक्टेड होते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर से जिसमें एनर्जी वहां से उठाकर और वो साउंड बीम में
ऐड कर रहे होते हैं ताकि उसका जो लॉस हो रहा हो वो मैक्सिमम हद तक उसको कवर दे सके। सो पहला बटन कहलाता है ओवरऑल गेन। अब ओवरऑल गेन का मतलब ये है कि अगर मैं उसको ये एक नॉब की फॉर्म में होता है, मैं उसको अगर जैसे स्टीरियो बटन है, टेप रिकॉर्डर का बटन होता है, अगर मैं उसको एक साइड पर राइट साइड पे मूव करूंगा तो उसके गेन्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, और अगर मैं उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो ओवरऑल उसके गेन्स बहुत कम हो जाएंगे। सो वो स्क्रीन की डार्कनेस, ओवरऑल स्क्रीन की डार्कनेस और ब्राइटनेस को जो है कंपनसेट कर रहा होता है या कवर दे रहा होता है। और उसको फिर हमने ना एक्सट्रीम राइट पे रख के बहुत ज्यादा स्क्रीन को ब्राइट कर देना है, ना उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के स्क्रीन को बहुत ज्यादा डार्क करना है, बल्कि इन बिटवीन रख देना है ताकि स्क्रीन की को जितनी जरूरत है साउंड वेव्स को वो उससे कवर मिले उसको, और वो एक अच्छा होमोजीनियस इमेज प्रोड्यूस हो। सो बस ये याद रखें कि ये ओवरऑल गेन का बटन जिसमें सिर्फ गेन लिखा होता है GAIN, और वो आप मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं उसको। तो आप उसको राइट पे मूव कर सकते हैं या लेफ्ट पे, तो आप उसको सेंटर में रखें, कोशिश करें या सेंटर के बिल्कुल करीब रखें, बट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं ले जाएं। एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाएंगे तो पूरा मॉनिटर का इमेज डार्क हो जाएगा, यानी कि अब आप उसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे। और एक्सट्रीम राइट पे ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा मशीन से इनपुट करके उसकी एनर्जी ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी भी जो है वो बिला जरूरत होगी और वो स्क्रीन को जो है ब्राइट कर देगी। सो आपको इन बिटवीन रहना है, ऑप्टिमम एनर्जी लेकर प्रोवाइड करनी है साउंड बीम को, और वो इस तरह से हो सकता है कि आप ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहें ना एक्सट्रीम राइट पे, बल्कि इन बिटवीन रहे ताकि स्क्रीन ब्राइट भी रहे और डार्क भी ना। दूसरा है टाइम गेन कंपनसेशन, यानी टाइम के साथ साथ जो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ 3 फैक्टर्स, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, वो उसको गेन दिया जाए उन बटन्स के जरिए। उन बटन्स को नाम दिया गया है TGC, टाइम गेन कंपनसेशन। ओवरऑल गेन में तो ये होता है कि हम पूरा स्क्रीन पे इफेक्ट हो रहा था, जो भी मैं नॉब को बटन को मूव कर रहा था राइट या लेफ्ट पे, तो वो पूरा स्क्रीन के टॉप से लेके बॉटम तक या इंटीरियर से लेके उसी तक और राइट से लेके लेफ्ट तक, ये पूरे स्क्रीन पे इसकी इफेक्टिवनेस होती है। इसीलिए इसको ओवरऑल गेन कहते हैं कि जो भी आप इसमें गेन देंगे, कम, दरमियाना या ज्यादा, वो पूरे स्क्रीन को अफेक्ट करेगा, और पूरे स्क्रीन को अफेक्ट करने वाले इस बटन को कहते हैं ओवरऑल गेन। TGC में और इसमें फर्क ये है कि TGC में आप बटन्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा और ऐड करना है इंटीरियर कंपार्टमेंट में तो आप कर सकते हैं, मिडिल कंपार्टमेंट में थोड़ा सा और ऐड करना है तो कर सकते हैं, या उसी कंपार्टमेंट में थोड़ा सा और ऐड करना है तो कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? ये बटन्स आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट इमेज में, ये जो है ये भी ऑपरेटर इनको मैनिपुलेट कर सकता है। अगर ऑपरेटर चाहे तो इस TGC को बिल्कुल क्लोज कर सकता है। क्लोज कैसे होगा? ये TGC बटन जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा, तो अगर इसको बिल्कुल अपने राइट पे, स्क्रीन के लेफ्ट पे एक्सट्रीमली यहाँ पर ले जाएंगे तो ये सारे के सारे पे कोई एनर्जी मशीन से लेकर नहीं ऐड कर रहे होंगे साउंड वेव्स में, तो हम कहेंगे TGC सब क्लोज्ड है। अच्छा, अब TGC को ओपन कैसे करना है? तो वो ओपन इस तरह से करना है कि हमें पता है कि पहले बटन के लेवल तक जो साउंड वेव्स, एक जो हमने मिसाल ली थी कि 50 dB के साथ बॉडी में एंटर हुई थी, तो वो पहले बटन तक उसकी 2 डेसिबल रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग के फॉर्म में जाया हुई। तो इसलिए पहले बटन को थोड़ा सा राइट पे ले जाएं, बहुत ज्यादा राइट पे ना ले जाइएगा या एक्सट्रीम राइट पे ना ले जाइएगा, अदरवाइज वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में स्क्रीन ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, फिर चीजें छुपने लगेंगी। तो इसको हमें पता है अभी थोड़ी सी एनर्जी लॉस हुई है 50 से 2 डेसिबल, तो 48 में 2 डेसिबल ऐड कर दें, तो इसके लिए आपको पहला बटन जो है थोड़ा सा राइट पे ले जाना होगा। फिर उसके बाद दूसरे बटन के लेवल तक हमें पता है कि यहाँ साउंड वेव थोड़ी सी और डीपर आ गई है, तो इसकी 48 से 2 डेसिबल और कम हो गई है, 46 रह गई है, यानी लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो हम उसको सेकंड बटन के लेवल पे क्या करेंगे कि सेकंड बटन को पहले बटन की निस्बत स्लाइटली थोड़ा सा राइट पे रख लेंगे, ताकि थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी उसको मशीन से लेकर ये बटन उसको प्रोवाइड कर सके या ऐड कर सके उसमें जो लॉस हो रहा है। और इसी तरह थर्ड को
सेकंड से स्लाइटली राइट पे रख लेंगे और फोर्थ को थर्ड से ज्यादा, और इस तरह से ये एक कर्व बन जाता है जो आके सुबह एक दफा हम सेट कर लेते हैं। अनटिल अनलेस के बहुत थिक फ्लैबी पेशेंट आ जाए तो स्लाइटली इसमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक दफा सेट कर दें इसको। सेटिंग आपको समझ में आनी चाहिए बस कि किस तरह से करना है। पहला बटन थोड़ा सा राइट पे, दूसरा हल्का सा उससे थोड़ा सा राइट पे, तीसरा हल्का उससे थोड़ा सा राइट पे, और इस तरह से एक कर्व बना ले। इसको कहते हैं टाइम गेन कंपनसेशन कर्व। और अब आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो एनर्जी का लॉस है जिसको एटेन्यूएशन भी कहते हैं, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। एटेन्यूएशन मींस loss in the energy of a sound beam as it is traveling deeper and deeper inside the body. So ये loss तीन factors की वजह से होता है, absorption, scattering and reflection। और इसको continuously cover देने के लिए दो ही buttons या keys होती हैं मशीन में। एक overall gain कहलाता है जो पूरे monitor को overall affect करेगा, इधर डार्क करेगा या ब्राइट करेगा, या आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दूसरे बटन सर एक क्वेश्चन है। अब पहले मैं मुझे पूछते थे सब स्टूडेंट से कि कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या पूरा समझ में आया? क्वेश्चन में लेता हूँ सर। समझ में आया जी बेटा, क्वेश्चन कर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या सवाल है? जी स्टूडेंट ने अभी सवाल किया था, सवाल कर लीजिए आप प्लीज। सर मेरा एक सवाल है कि सर आपने अभी हमें बताया था कि अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी पेशेंट आ जाता है या वो तो हमें ब्लैकिश एनेक्विक नजर आता है, और ब्लड हमें कैसे नजर आएगा, इकोजेनिक या एनेक्विक, वो थोड़ा बता दें। बेटा एक्चुअली हुआ ये कि स्टार्ट में दो बच्चियां एक साथ बोल पड़ी, तो मैं स्टार्ट से आपका सवाल नहीं सुन सका, तो प्लीज आप एक दफा रिपीट कर दें। आप अपने सवाल रिपीट कर सकते हैं? सर मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ जो मैंने किया था। सर मेरा सवाल ये था कि आपने कहा था कि अगर थोड़ा सा फैटी पेशेंट आ जाता है तब हम जो टाइम गेन, सर थोड़ा फैटी पेशेंट अगर हमारे पास आ जाता है स्कैन पे, तो जो हम टाइम गेन कॉम्पनसेशन है ये आइडियली तो हम ये कर्व बना लेंगे 2 मेगाहर्ट्ज की। तो अगर थोड़ा सा हमारे पास हेल्दी पेशेंट आएगा फिर हम इसको कैसे मैनेज करेंगे टाइम गेन कॉम्पनसेशन को? ये एक दफा रिपीट कर दें। बेटा बस थोड़ा सा, जैसे पहला बटन थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा राइट पे लेके गए, तो उसको और थोड़ा सा राइट पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फैटी पेशेंट में एक तो उसने डीपर ट्रेवल करना है क्योंकि बॉडी डेप्थ उसकी बढ़ गई है फैट की वजह से, और दूसरा फैट एब्जॉर्ब भी करती है ना बहुत ज्यादा साउंड वेव्स को। तो आपने ये जो बटन पहला मैंने कहा कि बहुत थोड़ा सा राइट पे ले जाना है, इसको थोड़ा सा और राइट पे ले जाइएगा, और फिर दूसरा भी उससे थोड़ा सा ज्यादा राइट पे। तो इस तरह से वो आपको होमोजीनियस इमेज एक दो दफा करने में समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना आपने, और कुछ सिर्फ इन बटन से ही प्ले अराउंड करना है। वो फैटी पेशेंट में कैसे प्ले अराउंड करना है कि जो एक नॉर्मल थिन पेशेंट में या एवरेज पेशेंट में आपने सुबह सेटिंग की हुई थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा और राइट पे ले जाइएगा, थोड़ा थोड़ा और राइट पे ले जाइएगा। राइट बेटा, क्योंकि ऐसे पेशेंट में लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब तो सर पूरी कर्व को हम लोग राइट पे लेके जाएंगे? हाँ, पूरे कर्व को बहुत अच्छा समझिए आप, कि पूरे कर्व को आप हल्का सा राइट पे और। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अच्छा फिर कोई साथ में एक और बेटा सवाल पूछे, कोई और भी जो सवाल पूछ रहे। जब हम गेन क्या वैसे तो जी सर, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हमें एनीक्विक नजर आता है, तो हमें अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि उनको ब्लीडिंग है या कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वो होती है लीकिंग की शिकायत होती है, तो वो हमें कैसे नजर आएगा, इकोजेनिक या एनीक्विक नजर आएगा? बेटा वैसे मैं जवाब दे देता हूँ, मगर ये आप तो ऑप्स में पहुंच गई जो हमारा लास्ट टॉपिक है। क्योंकि इस तरह पता है क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट थोड़ा सा उनका टेम्पो खराब हो जाता है या
वो कहते हैं पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली माशाल्लाह आप कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड से टच में है। मैं जवाब दे देता हूँ। ब्लड जो है आपने पूछा, वो अपनी अपीयरेंसेस चेंज करता है विद टाइम टू टाइम। जैसे आपने बॉडी सरफेस पे देखा होगा, कभी चोट लग जाए तो पहले सुर्ख होता है और फिर हल्का सा ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन। तो वो हम पढ़ेंगे ऑप्स में कि ब्लड कैसे कैसे चेंजेस करता है और एब्रप्शो प्लेसेंटा में कैसे नजर आता है। सबटोरिनल जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें ब्लड कितने टाइम के बाद कैसे नजर आता है। तो वो बेटा मोटा सा तो आपका जवाब यही है कि अपीयरेंस ब्लड की चेंज होती रहती है। जो फ्रेश ब्लड होता है वो हमेशा एनेकोइक नजर आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हाइपोइकोइक टू हेट्रोजीनस होता रहेगा। बट बेटा कोशिश करें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी से सवाल करें। ये पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट टाइम के साथ साथ। ठीक है बेटा, मैंने जवाब तो दे जी दिया। जी सर, थैंक यू। सर आपने कहा था जो गेम को हम चेंज करेंगे तो फिर डिस्प्ले पे जो कलर चेंज होंगे। और कोई सवाल है बेटा? जी डॉक्टर रीना, आपका सवाल है, लेकिन आपके पीछे से बच्चों की बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तो आप प्लीज अपना वो क्वाइट करा लें, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। थैंक यू। जी डॉक्टर मारिया, आपका कुछ सवाल है? No, sir. Unclear. थैंक यू। तो अगर टीजीसी के बगैर हम यूज किए बगैर हम इमेज देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे दिखाया है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि 1 सेंटीमीटर तक साउंड वेव्स ट्रेवल करेगी और उसकी एनर्जी सारी लॉस्ट हो जाएगी। बट अगर आप टीजीसी के साथ वो इमेज देखना चाहेंगी तो फिर आपको तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट अच्छा नजर आएगा। सो ऑलवेज यूज योर टीजीसी बटन एज वेल एज ओवरऑल बटन, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों का अपना अपना जो है तरीका डिफरेंट है साउंड वेव्स को एनर्जी ऐड करने का। वो ओवरऑल एनर्जी ऐड करके ओवरऑल ब्राइटनेस या डार्कनेस कंट्रोल करता है, और टीजीसी जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट या नियर फील्ड कह लें और फार फील्ड को अलग अलग कवर करता है। Velocity means speed of the sound waves. It depends upon the density of the medium through which it is passing. यानी कि मीडियम कितना डेंस है उस पर डिपेंड करता है कि साउंड वेव्स की स्पीड कितनी होगी। सो जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी जिस मीडियम की, उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी उतनी ज्यादा होगी। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकती हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट इज पासिंग। यानी जितना ज्यादा मीडियम डेंस इफ सॉलिड होगा उतनी स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होगी, और जितना वो लीस्ट डेंस होगा उतनी स्पीड भी लीस्ट या लेस होगी। सो वैसे तो इंटर में आपको याद होगा इंशाल्लाह। जस्ट एक डेंसिटी की हल्की सी डेफिनेशन रिवाइज करने के लिए 2 बॉक्सेस दिखाएं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम तो दोनों बॉक्सेस का सेम है, बट फर्स्ट बॉक्स में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, मास ज्यादा है, इसमें मास कम है। सो पहले बॉक्स में डेंसिटी ज्यादा होगी। सो अगर इस बॉक्स से साउंड वेव्स ट्रैवल करेगी तो वो फास्ट करेगी। सेकंड बॉक्स का जो डेंसिटी है वो लेस है एज कंपेयर टू बॉक्स ए या बॉक्स 1, और इसमें जब साउंड वेव्स ट्रैवल करेगी तो एज कंपेयर टू बॉक्स ए ये स्पीड ऑफ साउंड इसमें कम होगी। तो कहाँ ज्यादा होगी? जहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी। कहाँ कम होगी? जहाँ डेंसिटी कम होगी। So it depends upon the density of the medium through which it is passing. Like football और bowling ball की वॉल्यूम सेम है। अब क्या है, ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं तो ये डेंस ज्यादा है बाउलिंग बॉल, बट ये तो बहुत लीस्ट डेंस होती है। इसके अंदर एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं। सो अगर एयर पास करेगी साउंड वेव्स पास करेगी थ्रू फुटबॉल तो बहुत स्लोली इसकी स्लो होगी स्पीड ऑफ साउंड, और वाइल पासिंग थ्रू बाउलिंग बॉल जो है बहुत ज्यादा फास्ट होगी। तो हमेशा याद रखें कि इट इज वेरी फास्ट वाइल पासिंग थ्रू सॉलिड, इट इज एवरेज वाइल पासिंग थ्रू लिक्विड, एंड इट इज वेरी वेरी स्लो वाइल पासिंग थ्रू एयर और गैसेस। यही वजह है कि बहुत ज्यादा हम लंग्स के अंदर और आंतों के अंदर, लंग्स में एयर होती है, आंतों में गैस होती है, तो वहाँ स्पीड ऑफ साउंड बहुत
स्लो होती है, तो कहीं कहीं जहाँ पे वाटर होता है, स्पेशली खास तौर पे मतलब जैसे वॉर्म्स वगैरह हम देख लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, तो पानी काफी होता है हाथों में जमा, तो उससे हमें आसानी से नजर आ जाते हैं वॉर्म्स। और भी कोई मास हो कोई बहुत बड़ा, तो वो हम देख सकते हैं स्टमक वगैरह में, तो कुछ चीजें देख लेते हैं। इसी तरह लंग्स में हम प्लूरल फ्यूजन देख लेते हैं, और कुछ आर्टिफैक्ट यूज करके हम कुछ लंग्स में नमूनिया वगैरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग असल तो लंग्स के लिए प्लूरल फ्यूजन असल में डॉक्टर प्रेफर इसलिए करते हैं अल्ट्रासाउंड, एक तो चीप है, दूसरा उसको इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके निस्बत सीटी स्कैन कॉस्टली है, एमआरआई कॉस्टली है, उनमें अपनी रेडिएशन है, उनमें साइड इफेक्ट्स हैं। फिर इसकी रिपोर्ट हैंड टू हैंड मिल जाती है, उनमें रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे मिलती है। तो इन सारी वजूहत की वजह से डॉक्टर पूरी कोशिश करता है कि जहां तक उसको अल्ट्रासाउंड से हेल्प मिल सकती है वो अल्ट्रासाउंड ही लिखे। तो प्लूरल फ्यूजन अच्छा तो एक्सरे पे भी नजर आता है, बट उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड पहले प्रेफर करते हैं कि अगर इस पे पता चल जाए, अगर उनको बिल्कुल डाउट होता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे या, तो वो फिर एक्सरे करवाएंगे प्लूरल फ्यूजन के लिए, अदरवाइज दे विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड। इसी लिए कोई 2-4 इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ऐसी 2-4 चीजें हैं जो हम अल्ट्रासाउंड पे देख लेते हैं, डायलेटेड लूप्स ऑफ बाउल। तो जहां उसको पता है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड काम कर सकता है, दे विल ऑलवेज प्रीफर अल्ट्रासाउंड बिकॉज ऑफ दीज 2-3 रीजन जो मैंने आपको बताई कि रिपोर्ट सबसे पहले तो मोर इम्पोर्टेंटली मनी से हट के रिपोर्ट इसकी हैंड टू हैंड मिल जाती है, विच इज वेरी गुड। डॉक्टर चाहता है कि मैंने जो सस्पेक्ट कर रहा हूँ मुझे इमरजेंसी है तो मैं अभी देख लूँ, वैसे भी अच्छा होता है जब डायग्नोसिस इतनी अर्ली बन जाए, जबकि उनकी रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे मिलती हैं और कॉस्टली होते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली रेडिएशन होती है। तो ये पढ़ने के बाद हम ये याद रखिएगा कि ये जो प्रोब है जब स्किन पे आप रखें तो उसी से एक इमेज बनेगा, मगर क्योंकि जब मैं इसको स्किन पे रखूंगा तो देयर विल बी एयर गैप बिटवीन स्किन एंड द प्रोब सरफेस, और वो एयर गैप जब होगा तो फिर हमने पढ़ा कि द स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी वेरी स्लो थ्रू व्हाइल पासिंग थ्रू एयर और गैसेस। तो होगा क्या कि जैसे ही इस प्रोब की सरफेस से बाहर आने आएगी साउंड वेव, तो वो स्पीड तो बहुत कम है तो बॉडी में एंटर नहीं हो सकेगी, बॉडी में ज्यादा 90% रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, 8-10% को एंटर हो जाए हार्डली, तो आपको वो इमेज ही समझ में नहीं आएगा, नजर ही नहीं आएगा। तो वो एयर गैप की वजह से है, वो इसलिए वो स्लो स्पीड है तो इसलिए वो बॉडी में एंटर नहीं होगी, सबकी सब रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रोब की सरफेस पे हम एक लिक्विड नुमा जेली होती है, वो अल्ट्रासाउंड प्रोब की स्पेशल जेली होती है, वो यूज करें आप, ताकि वो एयर गैप खत्म हो जाए। और उस एयर गैप को खत्म होने के लिए सिर्फ एक लिक्विड चाहिए, वो आप कोल्ड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो फिर प्रोब की सरफेस को खराब कर देगा, विच इज वेरी कॉस्टली। तो बेहतर है कि आप हमेशा जेली जो अल्ट्रासाउंड की जेली जो अल्ट्रासाउंड मशीन वाले बनाते हैं बहुत सस्ती होती है, तो महंगी भी नहीं होती, तो हमेशा कोशिश करें इमरजेंसी के अलावा कि कभी भूल गए मंगवाना, इमरजेंसी में नहीं है तो फिर आप कोई भी लिक्विड पैराफिन या कोल्ड क्रीम वगैरह कोई भी जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर जेल ना इस्तेमाल कीजिएगा, वो चिपक जाएगी ज्यादा इस पर। तो इस्तेमाल तो वो भी हो सकता है, बट वो हमें बस देखना होता है प्रोब की सरफेस डैमेज ना करे, तो वो अल्ट्रासाउंड की जेल ही इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी वैसे कोई भी लिक्विड मीडियम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज पे जिसको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स बाय डेफिनेशन तो यही है कि आर्टिफैक्ट्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर, यानी ये वो चीजें होती हैं जो एक्चुअली वहां होती नहीं है बट किसी पैथोलॉजी की वजह से, यानी नॉर्मली बॉडी में नहीं होती है बट किसी पैथोलॉजी की वजह से वहां पे वो चीजें आपको नजर आने लगती हैं, तो इसीलिए डेफिनेशन में कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर बट स्टिल वी डू सी देम, यानी फिर भी हम उनको देखते हैं और काफी दफा ये हमें हेल्पफुल होते हैं हमारी फाइंडिंग्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बीइंग हेल्पफुल। तो देखते हैं, दो आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे। तो इसमें ये दिखाया है कि ये पहला वाला इमेज जो है, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकें तो ये एक सिस्ट है, इसके अंदर वाटरी कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट है, मींस ये कॉम्प्लेक्स मास है जो प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक है, या बिल्कुल ही अगर फ्लूइड होगा इसके अंदर कुछ भी और कॉम्प्लेक्स मास नहीं होगा, सॉलिड कंटेंट नहीं होगा, तो उन दोनों सूरतों में
ये कैसे पहचानेंगे हम, क्योंकि हाथ तो लगा के देख नहीं सकते हैं बॉडी में, और कोई ये पत्थर नुमा चीज दिखाई है, कोई चीज सॉलिड होगी, और बीच में ये चर्बी नुमा चीज दिखाई है जो बिल्कुल पानी की तरह सिस्टिक भी नहीं है और पत्थर की तरह सॉलिड भी नहीं है, बल्कि इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स मास है, थोड़ा सा है सॉलिड कंसिस्टेंसी की तरफ से। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अब आप देखिएगा कि कैसे हम अल्ट्रासाउंड पे ये डायग्नोज करते हैं कि कौन कि मास जो हम देख रहे हैं वो उसकी कंसिस्टेंसी यानी साख क्या है, क्या सिस्टिक है, सॉलिड। और इसके पहचानने से फायदा ये होता है कि हर ऑर्गन में जो है सिस्टिक और सॉलिड मासेस होते हैं। सो एटलीस्ट जब हम पहचान लेते हैं कि ये सिस्टिक मासेस हैं, तो वी डोंट थिंक ऑफ सॉलिड मासेस इन दैट ऑर्गन। और अगर हम ये पहचान लेते हैं कि ये सॉलिड मासेस है, तो वी डोंट थिंक ऑफ सिस्टिक मासेस इन दैट ऑर्गन। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है अपने ध्यान में रखना। सबसे पहले हम जो आर्टिफैक्ट पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं गुड थ्रू ट्रांसमिशन या पोस्टीरियर एकॉस्टिक एनहेंसमेंट। अब पोस्टीरियर एकॉस्टिक एनहेंसमेंट क्या है या गुड थ्रू ट्रांसमिशन क्या है, ये एक लिवर का इमेज है और इसमें एक राउंडेड सिस्ट है, और इस सिस्ट के बाउंड्रीज से मैंने दो वो रेड लाइंस खींची हुई, आप देखें दो रेड लाइंस के दरमियान सराउंडिंग एरिया की निस्बत इस जगह पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा इकोजेनिसिटी है। ये ब्राइटनेस या इंक्रीज इकोजेनिसिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन जो बिल्कुल इसके पेरिफेरी से यहाँ की पेरिफेरी से यहाँ की पेरिफेरी तक इसके दरमियान नजर आ रही है, इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट को गुड थ्रू ट्रांसमिशन। ये अगर सिसिया नहीं होती तो ये इंक्रीज ब्राइटनेस फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया नहीं होता, बल्कि जो ब्राइटनेस इस एरिया की इस एरिया की है सेम यहाँ पर भी होती, मगर क्योंकि साउंड बीम साउंड वेव के रास्ते में ये सिस्ट आ गई। इधर से फिजिक्स में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, इसकी फिजिक्स है कि क्यों ये ब्राइटनेस आई है, बट फिलहाल ये समझे पहले कि कभी भी आपको मास नजर आए तो सबसे पहले इसके पोस्टीरियरली देखें। अगर आपको पोस्टीरियरली ये आर्टिफैक्ट मिल रहा है जो कि इंक्रीज ब्राइटनेस की वजह से है, जिसको जो है पोस्टीरियर एकॉस्टिक एनहांसमेंट या गुड थ्रू ट्रांसमिशन कहते हैं, ये हमेशा हमेशा ये बताता है कि मास इधर प्योरली सिस्टिक है या कॉम्प्लेक्स है, बट प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक है कंसिस्टेंसी में। इसी तरह सेकंड इमेज में देखें कॉम्प्लेक्स मास, ये तो बिल्कुल एनेकोइक है, तो ये तो प्योरली सिस्टिक है। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स मास है, अब मैं उसके पोस्टीरियरली नहीं देखूंगा तो मुझे क्या पता ये कॉम्प्लेक्स मास का सॉलिड है या सिस्टिक है। सो अब मैं पोस्टीरियरली जब इसके देखूंगा तो मुझे एकदम इंक्रीज ब्राइटनेस मिल रही है इस मास के जस्ट पोस्टीरियर और उसी के सराउंडिंग रीजन की निस्बत। सो इंक्रीज ब्राइटनेस देख के मैं समझ जाऊंगा कि दिस इज एन आर्टिफैक्ट because of this mass, and this artifact is called good through transmission or posterior acoustic enhancement. And whenever I see good through transmission or posterior acoustic enhancement posterior to the mass, behind a mass, so it indicates whether it is a complex mass but predominantly cystic in consistency. तो यहाँ तक समझ में आया तो बताएं, पिता के आगे चले, नहीं तो उसको रिपीट करते हैं। सर दूसरे वाला इमेज प्लीज रिपीट कर दें। राइट, अगर आप पहले वाले इमेज को देखें तो बिल्कुल कंप्लीटली एनेकोइक है, उसके अंदर कोई इंटरनल एकोज नहीं है। तो ये प्योरली सिस्टिक मासेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर वो प्योरली सिस्टिक होंगे मींस उनमें कोई सॉलिड कंपोनेंट होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स होंगे ही नहीं। कॉम्प्लेक्स लफ्ज हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां सिस्टिक कंपोनेंट भी है और सॉलिड कंपोनेंट भी है। तो इसमें गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर आ रही है मुझे। दूसरा मैंने इसकी, ये तो प्योरली सिस्टिक हो गया, दूसरा मैंने इसके बिल्कुल नेक्स्ट इमेज में कॉम्प्लेक्स मास की इमेज डाली है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल एनेकोइक नहीं है, मुझे हाइपोइकोइक है, मुझे इंटरनल एकोस मिल रहे हैं। सो अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स मास है। अब ये कॉम्प्लेक्स मास प्रीडोमिनेंटली यानी कि मेनली सॉलिड इन कंसिस्टेंसी भी हो सकता है और लिक्विड इन अपना सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोइकोइक की बिना पे मैं नहीं कह सकता कि ये मास सॉलिड है या सिस्टिक है। सॉलिड मासेस भी हाइपोइकोइक होते हैं, सिस्टिक मासेस भी हाइपोइकोइक होते हैं। तो मैं किस चीज की बिना पर कहूंगा कि ये मास कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है, नजर आ गया, बट क्या प्रीडोमिनेंटली सॉलिड है या प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक है कंसिस्टेंसी में। सो मैं फौरन, जैसे मैंने कहा कि कभी भी कोई मास देखें, यही दो नहीं आगे भी देखेंगे और आप बॉडी में भी जब देख रहे होंगे, तो आप हमेशा सबसे पहला काम ये करें कि मास के पोस्टीरियरली देखें।
तो मैंने क्या किया, सेकंड इमेज में मैं इस मास्क के पोस्टीरियरली देखने लगा। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा इंक्रीज ब्राइटनेस नजर आई, मींस एक आर्टिफैक्ट नजर आया, मींस कि मुझे गुड थ्रू ट्रांसमिशन या पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट जो इस आर्टिफैक्ट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है वो नजर आया। और अब मुझे कंफर्म पता है कि ये, मैं इसकी फिजिक्स में भी आप कहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं अभी फिजिक्स में नहीं गया। तो मुझे बस ये पता है कि ये इंक्रीज ब्राइटनेस, ये आर्टिफैक्ट गुड थ्रू ट्रांसमिशन मुझे सिर्फ उस सूरत में पोस्टीरियर टू अ मास नजर आएगी जब मास कॉम्प्लेक्स भले हो मगर वो फिर प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी, यानी साख्त में पिलपिला होगा, तो उस वो ही फिर सॉलिड नहीं हो सकता ये मास, क्योंकि मुझे फिर ये आर्टिफैक्ट नहीं मिलता। उस सूरत में क्या मिलता वो आगे हम पढ़ेंगे। बट जब भी आपको मास के पोस्टीरियरली गुड थ्रू ट्रांसमिशन वाला आर्टिफैक्ट नजर आए तो दैट्स फॉर 100% श्योर कि मास इधर फर्स्ट इमेज में प्योरली सिस्टिक है, सेकंड इमेज में कॉम्प्लेक्स है बट प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक है कंसिस्टेंसी में। अब समझ में आया बेटा? यस सर, थैंक यू। अब हम आगे चल के देखते हैं, इसमें देख लें प्योरली सिस्टिक है एनेकोइक है, और इस सिस्ट के पोस्टीरियरली बहुत ज्यादा इंक्रीज ब्राइटनेस है इस रीजन में फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मास सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी है। दूसरे में हल्के से इंटरनल एक्वोज है लो लेवल, बट स्टिल ये तो कंफर्म बात है कि कॉम्प्लेक्स है, बट इसके पोस्टीरियरली ये इंक्रीज ब्राइटनेस है विच इज गुड ट्रांसमिशन, तो मैं कह दूंगा कि ये मास कॉम्प्लेक्स है बट प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी है। अब ये जो बॉटम में फर्स्ट इमेज है ये भी कॉम्प्लेक्स मास है, बट क्या ये प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक है या सॉलिड है? सिस्टिक। Very good, because you can see increased brightness or good transmission posterior to the mass. Second image, एक ही पेशेंट का इमेज है, इसकी बड़ी सिस्ट है तो इसलिए स्प्लिट किया हुआ है स्क्रीन को और उसको मेजर करने के लिए। सो ये मास क्या है, प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी है या सॉलिड इन कंसिस्टेंसी है? कॉम्प्लेक्स तो है। सॉलिड। जी बेटा, सिस्टिक। किसी ने सॉलिड बोला अगर मैंने सही सुना? सिस्टिक। मेल स्टूडेंट ने क्या कहा बेटा? सॉलिड? सॉलिड नहीं है अगर मैंने सही सुना मुझे। सिस्टिक, अच्छा सिस्टिक का तो फिर ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब एक तो हमने पढ़ा कि मास प्योरली सिस्टिक या कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक, तो उनके पोस्टीरियरली एक आर्टिफैक्ट नजर आएगा, उसको थ्रू ट्रांसमिशन कह देंगे या पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट, और वो पता देगा, बताएगा हमें कि कंसिस्टेंसी ऑफ मास इज सिस्टिक। अब उसके बिल्कुल एक अपोजिट आर्टिफैक्ट है जिसमें इंक्रीज ब्राइटनेस की जगह बिल्कुल लॉस ऑफ ब्राइटनेस हो जाएगा, मींस शेडोइंग नजर आएगी आपको। अच्छा अब ये शेडोइंग इस मास के पीछे जब नजर आए तो आप समझ लें ये मास सॉलिड इन कंसिस्टेंसी है, बट ये हर सॉलिड मास के पोस्टीरियर नजर नहीं आएगा, रादर उन सॉलिड मास के पोस्टीरियरली नजर आएगा जो साख्त में इतने ज्यादा सॉलिड होंगे या इतने डेंस होंगे जितना कि पत्थर, बोन, कार्टिलेज वगैरह होता है। सो ये हर सॉलिड मास के पीछे नजर नहीं आएगा, रादर पोस्टीरियर नजर नहीं आएगा, रादर ये सिर्फ उन डेंस सॉलिड मासेस के पोस्टीरियर नजर आएगा दैट आर एज सॉलिड एज लाइक अ स्टोन और लाइक अ बोन। और इस शेडोइंग को, इस शेडोइंग वाले आर्टिफैक्ट को कह दिया है पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग, पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग। तो व्हाट अबाउट और अदर सॉलिड मासेस को आप कैसे डायग्नोज करेंगे? तो और अदर सॉलिड मासेस को डायग्नोज ऐसे करेंगे कि ना उसके अगर आपको को एक मास है जैसे इसमें नजर आ रहा है, ये काफी बड़ा मास है, बट उसके पोस्टीरियरली ये तो डायफ्राम है जो इकोजेनिक है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, बट इसके पोस्टीरियरली ना आपको इकोजेनिक ब्राइटनेस मिल रही है ना कोई अकॉस्टिक शेडोइंग मिल रही है, तो जब ब्राइटनेस नहीं मिल रही है दैट मींस दिस मास इज सॉलिड इन कॉम्प्लेक्स है और दिस मास इज सॉलिड इन कंसिस्टेंसी। सो सॉलिड मासेस के लिए थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि दो चीजें, एक तो शेडोइंग जो एक आर्टिफैक्ट है पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग, बट वो उन सॉलिड मासेस के पोस्टीरियर नजर आएगा जो बिल्कुल डेंस होंगे लाइक अ स्टोन और अ बोन, बट उसके अलावा भी बहुत सारे सॉलिड मासेस होते हैं ऑर्गन्स में जो इतने डेंस नहीं होते लाइक अ बोन और अ स्टोन। सो उनके पोस्टीरियरली क्या क्राइटेरिया आप लोग रखेंगे कि गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये सिस्टिक नहीं है, तो बस
ठीक है, कोई बात नहीं, अगर शेडोइंग भी नजर नहीं आ रही तो मुझे पता है कि वो तो बहुत ज्यादा डेंस हो, मास सॉलिड तो फिर नजर आती है। तो अब जब गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये मास सॉलिड इन कंसिस्टेंसी है। तो ये बातें समझ में आई आपको या रिपीट करूं? सर ये रिपीट कर दें क्योंकि साउंड क्वालिटी की वजह से क्लियर नहीं है। राइट, यानी सिस्टिक इनकंसिस्टेंसी, चाहे वो प्योरली सिस्टिक हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंट सिस्टिक हो, वहां तक तो आपको समझ में आ गया था। मैंने कहा अब उसके बाद क्या चीज आ जाएगी, सॉलिड मासेस। अब सॉलिड मासेस कुछ इतने डेंस होते हैं, जैसे कभी आपने पत्थर को पकड़ा हो या कोई मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको बोझ वगैरह को पकड़ा हो, या वैसे भी किसी जानवर की हड्डी को पकड़ा हो आपने, तो देखिए बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं ये मटेरियल। तो जब इतने डेंस होगा कोई मटेरियल, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी ऑर्गन में इतना कोई डेंस सॉलिड मास आ जाएगा, तो वो फिर पहचाना कैसे जाएगा? वो एक आर्टिफैक्ट है जो शेडो करता है पोस्टीरियरली, क्योंकि मुझे एक मास नजर आया गॉल ब्लैडर में, पित्ते में, मैंने फॉरन पोस्टीरियरली देखा तो मुझे नजर आया इस पित्ते के अंदर जो इकोजेनिक मास है उसके पोस्टीरियरली बिल्कुल शेडोइंग है, और शेडोइंग को कहते हैं पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग, और वो इस स्टोन के होने की वजह से यहाँ पर है। हमने पढ़ा ना आर्टिफैक्ट्स आर दोस थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट ओवर देयर बट स्टिल वी डू सी देम। तो अब मुझे ये नजर आ गई, तो अब मैं समझ गया कि ये एबनॉर्मल चीज है। अब ये एबनॉर्मल चीज क्या है? सिस्टिक क्या है? तो अब सिस्टिक तो हो नहीं सकता क्योंकि गुड थ्रू ट्रांसमिशन नहीं है। तो अब ये सॉलिड है, और सॉलिड लाइक अ स्टोन, और ये सेकंड इमेज में लाइक अ बोन है, बोन दिखाई है आपको ना, या इस तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो बट आप ये ध्यान में रखें कि सॉलिड मासेस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इतने सख्त कि जो हड्डी या पत्थर की तरह सख्त होते हैं, यही दो चीजें नहीं, बट इस तरह इतने सख्त मासेस लिवर में भी होते हैं, तो वो एकॉस्टिक शेडो देंगे हमेशा। बट हर सॉलिड मास पत्थरी या हड्डी की बोन की तरह सख्त नहीं होता। तो फिर उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए आपको तो ये क्राइटेरिया ध्यान में रखें कि अगर मुझे उसके पोस्टीरियरली मास के गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर नहीं आई तो सिस्टिक इनकंसिस्टेंसी तो एक्सक्लूड हो गया, वो तो अब मैं नहीं सोच सकता क्योंकि गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर नहीं आई है। तो फिर वो बाकी सॉलिड मासेस ही होते हैं। तो हर सॉलिड मास आपको शेडो नहीं देगा, बिकॉज हर सॉलिड मास पथरी या हड्डी की तरह, बोन की तरह सख्त नहीं होता। तो जो बीच वाले ऐसे मासेस हैं जो पथरी की तरह सख्त नहीं है बट सिस्टिक भी नहीं है, तो वो आपको सॉलिड इस तरह से डायग्नोस होंगे कि जब उसकी पोस्टीरियरली आप देखेंगी तो आपको गुड थ्रू ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी। तो फिर अंडरस्टूड होगा कि अब ये मास सिस्टिक तो है नहीं, तो बाकी तो एक ही चीज बची, वो है सॉलिड इन कंसिस्टेंसी। आप समझ रहे हैं बेटा? यस सर, यस सर एक क्वेश्चन है बेटा। सर, ये स्टोन के नीचे जो शेडो आ रही है ना, ये किस वजह से आ रही है? जिस तरह ऊपर इनक्वी का मास नजर आ रहा है, तो स्टोन के नीचे कोई मास वगैरह नहीं होता ऑलरेडी जिसके ऊपर ये प्लेस होता है? नहीं, स्टोन तो ल्यूमन में है, पित्ते के गॉल ब्लैडर के ल्यूमन के अंदर है। ल्यूमन आप समझते हैं, इनसाइड की कैविटी। जी जी। तो ल्यूमन के अंदर है। अब यहाँ से साउंड वेव आई स्किन से, फिर ये गॉल ब्लैडर के एंटीरियरली लिवर का पैरेन्काइमा है, लिवर से एंटीरियरली होती हुई पोस्टीरियरली जाती जाती एंटीरियर वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर में एंटर हुई थी, फिर गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में एंटर हो गई। अब गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में उसको एक पथरी मिली, स्टोन मिला। अब इधर जैसी वो एंटर होगी ना, so speed of sound depends upon the density of the medium through which it is passing। ये तो याद है आपको? जी सर। ओके, तो ये बहुत ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है स्टोन। सो इसमें स्पीड इतनी ज्यादा हाई हो जाती है एंटर होते ही कि वो अपनी एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर जाती है। एनर्जी का यही है कि एनर्जी वेस्ट तो कभी भी नहीं होती एटमॉस्फेयर में, बट कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी में। तो इसमें जब स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है इस तरह के सॉलिड मासेस में एंटर होने के बाद, तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है, अपनी फॉर्म को सस्टेन नहीं कर पाती है और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये अल्ट्रासाउंड की मशीन थर्मल एनर्जी के लिए नहीं बनी है। तो आपको क्या नजर आएगा, जैसे ही अल्ट्रासाउंड की एनर्जी खत्म हो जाएगी आपको सिर्फ शैडो मिलेगा। तो ये शैडो किसी और मास की वजह से नहीं है, ये शैडो जस्ट
स्टोन की वजह से, और स्टोन की वजह से उसकी फिजिक्स में अगर आप एंटर होंगे तो वो फिजिक्स ये है कि स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है बोन में एंटर होते ही, और स्टोन जैसे ऑब्जेक्ट्स में वो एंटर होते ही, और इससे पहले कि वो बाहर आए वो अपनी फॉर्म चेंज हो जाती है वो स्पीड कितनी हाई होने की वजह से। तो पोस्टीरियरली आपको जो है आपको सिर्फ शेडो मिलेगा, और शेडो को आर्टिफैक्ट कहते हैं, और इस आर्टिफैक्ट को नाम दे दिया पोस्टीरियर शेडो। और बेटा थोड़ा सा आपने कहा था कि मुझे जो स्टोन के बिलो नजर आ रहा है, तो आहिस्ते से कोशिश करें पोस्टीरियर कहना शुरू कर दें, ठीक है, समझने के लिए बिलो, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। बट जैसे आप किसी के सामने बात करें तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पोस्टीरियर कहें कि मुझे जो पोस्टीरियर, मुझे जो शेडोइंग नजर आ रही है पोस्टीरियर टू द स्टोन, तो वो किस वजह से है। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सो अब ये मास है, इसके पोस्टीरियरली कोई मुझे एकॉस्टिक एनहांसमेंट नजर नहीं आ रही, तो अंडरस्टूड है ये मास सॉलिड इन कंसिस्टेंसी है, ये लिवर में। अब ये मास भी लिवर में ही है, बट ये मास सॉलिड इन कंसिस्टेंसी है या सिस्टिक है, पहले तो ये बताएं। Solid. Why solid? Because very good. And why you are saying solid? Because this is giving posterior acoustic shadowing. Very good. So ठीक है, कुछ मासेस देंगे शेडो, कुछ नहीं देंगे, तो मैंने आपको उन मासेस के मुताबिक बताया जो नहीं देंगे और सॉलिड होंगे, तो उसमें सिर्फ क्राइटेरिया ये रखिएगा कि गुड थ्रू ट्रांसमिशन बस नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है सॉलिड। वेरी गुड। ये तो ऐसा एक डर्मोइड सिस्ट, ओवरी की सिस्ट, उसमें भी टूथ कार्टिलेज बोन होते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे गायनी में। So this is also a solid mass as it is giving acoustic shadow. So what about this image one? जो जहाँ मेरा arrow है, is it a solid mass, purely cystic, complex, predominantly cystic? क्या है ये? Complex, predominantly cystic. Complex. और कोई दोनों का कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक, और कोई? अभी एक मेल स्टूडेंट बहुत अच्छा जवाब दिया जिन्होंने सवाल भी पूछा था, गुड। उन्होंने तीसरी फीमेल स्टूडेंट ने कहा कि कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक। मेल स्टूडेंट 2-3 बता दे। पॉली कॉम्प्लेक्स दोनों सर। अच्छा, उन्होंने सेकंड इमेज का भी बताया, उन्होंने दूसरे इमेज के लिए भी ये कहा, सेकंड वाले इमेज के लिए, इमेज 2 के लिए, कि वो भी कॉम्प्लेक्स है, बट सिंस यू कैन सी गुड थ्रू ट्रांसमिशन, सो बहुत अच्छा कहा, बहुत सही कहा कि दोनों मासेस, दोनों इमेज में जो मासेस हैं अलग अलग, वो दोनों मासेस जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं और प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी हैं। व्हाई? बिकॉज वी कैन सी एन आर्टिफैक्ट व्हिच इज कॉल्ड गुड थ्रू ट्रांसमिशन, जिसमें इंक्रीज ब्राइटनेस होती है पोस्टीरियर टू दैट मास। वेरी गुड। इमेज 1 का कोई बताएगा? 1 मिनट स्टार्ट होने दो। Sir, it is solid. अच्छा, आपने कहा कि अपना मास है, इकोजेनिक है और सॉलिड है। कोई और स्टूडेंट? देखिए बस जहन में ही सोचे, इमेज 1 के मुतालिक के क्या गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर आ रही है उसकी पोस्टीरियर, क्या एकॉस्टिक शेडो नजर आ रही है, गुड थ्रू ट्रांसमिशन नजर आ रही है, तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेडो नजर आ रही है, एकॉस्टिक शेडो नजर आ रहा है। अच्छा, तो आपने तो एकॉस्टिक शेडो जिन्होंने कहा है, तो उस लिहाज से तो ये सॉलिड हो गया, है ना? It is, sir. एक ने कहा कि ये सॉलिड मास है, दूसरे ने कहा सॉलिड है और मुझे एकॉस्टिक शेडो नजर आ रही है, तो वो थोड़ा सा इसको रिकंसिडर करें। सॉलिड कहना तो बट इसके पोस्टीरियरली आप देखें कहाँ पे शेडो नजर आ रही है, तो ये मास का पोस्टीरियर बाउंड्री ये है, इसके पोस्टीरियर शेडो नहीं मिल रहा, वो गालबन थोड़ा सा नहीं है सर, एकॉस्टिक शेडो भी नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं सॉलिड जरूर है क्योंकि गुड थ्रू ट्रांसमिशन नहीं मिल रही,
और शेडो भी खैर नहीं मिल रहा, बट स्टिल वी विल से क्योंकि गुड थ्रू ट्रांसमिशन नहीं मिल रही तो सॉलिड इन कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, सॉलिड मास। व्हाट अबाउट द सेकंड इमेज? स्टूडेंट बोलेगा, स्टूडेंट बताएगा सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी बिकॉज़ मेल स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि इमेज 2 में सिस्टिक मास क्यों कहा? क्योंकि ये देखें ये इंक्रीज ब्राइटनेस, वेरी गुड। अब फीमेल स्टूडेंट जवाब नहीं देंगी, थर्ड इमेज के मुतालिक मास कोई मेल स्टूडेंट जवाब देगा। कोई मेल स्टूडेंट जवाब देगा या मैं दे दूंगा? अच्छा, उन्होंने कसम खाई थी आज के हैं, नहीं जवाब। Very good. Cystic inconsistency. Why? Because you can see good through transmission या posterior acoustic enhancement. So complex mass but predominantly cystic inconsistency. चौथे इमेज में भी देखें कि इसमें increased brightness नजर आ रही है posterior to the mass. So this is a complex mass but predominantly cystic inconsistency. सर 3 का थोड़ा बताएं। 3 का बताऊं? अच्छा बेटा वापस जाओ। ये वाले 3 का जो बेटा जिसमें मैंने कहा था कि मेल स्टूडेंट जवाब दें, उसका पूछ रही है ना? 3 इमेज 3, ये देखें इमेज 3 में जो है आप ये मास की बाउंड्री है, ये एंटीरियर पोर्शन है कैप्सूल का, राउंडेड मास है पोस्टीरियर जहाँ पे उसके पोस्टीरियरली देखें तो आपको इंक्रीज ब्राइटनेस नजर आएगी। सो इंक्रीज ब्राइटनेस एक उसको रिफ्लेक्ट करती है, आर्टिफैक्ट उसको कहते हैं गुड थ्रू ट्रांसमिशन या पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। वो हमेशा यही बताता है कि ये मास कॉम्प्लेक्स है बट प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी है। इस वाले मास को देखें तो इसके भी पोस्टीरियरली बहुत ज्यादा इंक्रीज ब्राइटनेस है जो इमेज 4 में। सो दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स बट प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी मास की। तो थोड़ा समझ आया बेटा? अब इंक्रीज ब्राइटनेस नजर आ रही है इमेज 3 में जो आपने पूछा था? जी सर। तो इसलिए उसको कहेंगे। अब आप बताएं, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि इमेज 2 में मास, ये जो इकोजेनिक मास अभी नजर आएगा आपको अच्छी तरह से, ये नजर आया किडनी है, किडनी के मिडिल पोल में एक इकोजेनिक मास है। क्या ये प्योरली सिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक है, सॉलिड है और क्या कौन सा मास है? सर सॉलिड है। सॉलिड। वेरी गुड, सबका जवाब दुरुस्त है। अच्छा फिर हम वापस आ जाते हैं इमेज 1 पे। इसमें तो जवाब दुरुस्त हो गया। देखें ये पूरा काफी बड़ा मास है, पूरा आ भी नहीं रहा शायद पिक्चर में। और अब आप देखें इसके पोस्टीरियरली और बताएं कि मास कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली क्या है कंसिस्टेंसी में? सिस्टिक। वेरी गुड, सिस्टिक मास। अब हम बॉटम के सेकंड इमेज पे यानी कि इमेज 3 पे आ जाते हैं। तो ये एक ब्लैडर में कुछ इकोजेनिक मासेस नजर आ रही है, क्या है? सॉलिड है, सिस्टिक है, क्या है? Sir, these are multiple stones giving posterior acoustic shadowing. तो सही कहा, सॉलिड मासेस हैं और स्टोन्स हैं और ये ब्लैडर में है। वेरी गुड। और वी कैन व्हाई वी आर सेइंग दीस आर सॉलिड मासेस बिकॉज़ वी कैन सी एन acoustic shadowing. तो थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। आप सिस्टेमिक रिफ्लेक्टर, क्या सॉलिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर है, फिर लिक्विड और फिर क्या उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू? क्या यही ऑर्डर सही है या इसको थोड़ा सा आप चेंज करना चाहिए? सर इट इज ट्रू बेटा सॉलिड देन सॉफ्ट टिश्यू एंड देन लिक्विड। अच्छा, एक ने कहा सॉलिड, सॉफ्ट टिश्यू और देन लिक्विड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी नजर में रिफ्लेक्टर जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी ला रहा है वो सॉलिड है। सॉफ्ट टिश्यू देन लिक्विड। वेरी गुड, सबका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त है।
सॉलिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू एवरेज, और लिक्विड ना होने के बराबर मिनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल? कि इट जनरेट्स सी साउंड वेव। ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा देखता हूँ मैं। जनरल जनरेट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और सी बोथ ए एंड बी। अच्छा आपने कहा सी। अच्छा सी बोथ ए एंड बी। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बैकग्राउंड में जो है साउंड वेव। It converts sound wave into electricity and electricity into the sound wave. वेरी गुड। सो सी सबने ही सबने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया कि C is the right answer, means it also generates sound waves as well as it generates electrical voltage also. What do you mean by the attenuation of the sound beam? Does it mean weakening of the sound beam? Does it mean strengthening of the sound beam, or none of them? A option. A option. A option. Very good. 3 का जवाब आया, तीनों ने सही जवाब दिया। That the सर एक्सक्यूज मी, जो दूसरे वाला एमसीक्यू है उसका आंसर क्लियर नहीं हुआ, वो शोर की वजह से। जी बेटा क्या नहीं हुआ? सर पीछे बैकग्राउंड किसी शोर की वजह से मुझे जो दूसरा एमसीक्यू है उसका आंसर क्लियर नहीं हुआ सर। मुझे लगता है ए आंसर होगा। राइट। अच्छा आपके ख्याल में बिल्कुल आपने सही कहा, ए भी है, क्योंकि ये जो है जब इसको इलेक्ट्रिकल करंट आके टच करता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है, उसके बाद साउंड वेव्स जनरेट करता है। सो ए इज द राइट आंसर, राइट। और दूसरे में ये कहा गया है कि इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, तो ये भी सही है, क्योंकि जब साउंड वेव्स वापस आती है इसके पास, याद करें तो हमने पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव्स को इनटू इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। सो सी में ये कहा गया है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सो सी इज द राइट आंसर कि इट जनरेट्स बोथ साउंड वेव्स एज वेल एज इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। सिर्फ फर्क ये है कि पहले इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से जनरेट करता है साउंड वेव को, और साउंड वेव से फिर दूसरे में जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को। राइट बेटा, सही है, आप समझ आ गए, आंसर इज सी। और फिर व्हाट डू यू मीन बाय द एटेन्यूएशन ऑफ द साउंड वेव पूछा था मैंने, तो 3-4 बच्चियों ने और एक मेल स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वीकनिंग ऑफ द साउंड बीम, यानी कि साउंड बीम की एनर्जी लॉस होने को एटेन्यूएशन ऑफ द साउंड बीम कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा इसमें ए लिखा है, थोड़ा सा दूर चला गया, ए बी। सो ए इज सुपीरियर पोल और बी इज सुपीरियर पोल। ए इज सुपीरियर। अच्छा अब मुझे A is superior and B is inferior. अच्छा मुझे अब याद आया कि समझ में आया कि मैंने सही जगह लिखा हुआ है। ए जो है डायफ्राम शो कर रहा है, सो ए ये लिवर का निकायमा है, सो ए इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लिवर और बी इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लिवर। Sir, A is superior. I think A. वेरी गुड, सेम कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, सेम कॉन्सेप्ट जो किडनी में आप लोगों ने इस्तेमाल किया था। ए इज सुपीरियर पोर्शन, और यहाँ पे इसीलिए अगर आपको पता हो या नहीं तो पढ़ेंगे कि सुपीरियरली द लिवर इज कवर्ड बाय अ फाइब्रोमस्कुलर लेयर कॉल्ड डायफ्राम। सो ये डायफ्राम तो ए इज द सुपीरियर पोर्शन एंड बी इज द inferior portion. वेरी गुड। इसमें ठीक है, लिवर जो है एंटीरियर है और किडनी पोस्टीरियर टू द लिवर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किडनी इज पोस्टीरियर एंड लिवर इज एंटीरियर। वेरी गुड। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द एटेन्यूएशन ऑफ द साउंड? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल? वेरी गुड, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कहाँ से होती है? जब साउंड वेव्स किसी टाइनी ऑब्जेक्ट से टकराती है। वेरी गुड। नंबर 1 स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नंबर 2 रिफ्लेक्शन एंड नंबर 3 एब्जॉर्प्शन। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। टू कंपनसेट साउंड एटेन्यूएशन you should use the following keys or functions in the machine: depth, TGC, overall gain or power. TGC एक, और कोई है TGC के साथ? TGC अकेले। ओवरऑल गेन एक। सर वो लिवर का इमेज दिखाइएगा प्लीज। मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पे इस सवाल के बाद। TGC टाइम गेन कंपनसेशन, और एक ने कहा ओवरऑल गेन, और
कोई एक सर ऐसे बोथ आएंगे, टीजीसी और ओवरऑल गेन। वेरी Sir, गुड, both TGC and overall gain. वेरी गुड। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये दो बटन्स काम करते हैं, ओवरऑल गेन एटीन्यूएशन को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, और टीजीसी। और टीजीसी जो है नियर फील्ड और फार फील्ड को अलग अलग कंट्रोल करता है। ओवरऑल गेन पूरे स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो किसी सर एक क्वेश्चन है, कुछ सवाल है? सर टीजीसी और ओवरऑल गेन एट अ टाइम यूज हो सकते हैं? जी जी, एट अ टाइम ही यूज करते हैं बेटा, साथ साथ। किसी भी एक पेशेंट में आपको ये दोनों ही चीजें यूज करनी हो। अगर आप एक चीज से अच्छा इमेज चाहेंगे, होमोजीनियस इमेज चाहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप टीजीसी को क्लोज कर दें और सिर्फ ओवरऑल गेन से काम चलाएं ना, पॉसिबल नहीं है। आपको यूज करने हैं दोनों बटन्स। ओवरऑल गेन का अपना काम है, वो पूरी ओवरऑल स्क्रीन ब्राइट या ब्लैक कर रहा है, और टीजीसी का अपना काम है। तो यू हैव टू यूज बोथ इन सेम पेशेंट, मतलब एक ही पेशेंट में, इन वन पेशेंट। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अच्छा जी, लिवर में कोई सवाल एक स्टूडेंट करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा जरा लिवर वाली इमेज पर वापस लगा दीजिए, सवाल करें। सर जैसे यहाँ पे सुपीरियर पोर्शन लेवल का जो है वो ए वाला है, इसी तरह हम हर बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हम देखेंगे तो हम जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको ही सुपीरियर कंसीडर करेंगे। आपने सही कहा, सेम ओरिएंटेशन रहेगी, बट ये जो लफ्ज है आपका नीचे वाला, इस पे तो मैं एग्री नहीं करूंगा। मैं तो बस जो मैंने ओरिएंटेशन समझाई राइट आपने, साइड होगी। हाँ मतलब ये फिर भी बेहतर है, ये फिर भी बेहतर है। तो अदरवाइज आप समझी सही हैं, मगर मैं उस वर्ड से थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा। वर्ड आप ये इस्तेमाल कर लें जो अभी दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, दिस इज द बेटर वर्ड। राइट बेटा? थैंक यू सर। वेलकम। तो फिजिक्स का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। व्हाट आर द जस्ट आखिरी वो बता दें कि स्लाइड अपना रेंजेस क्या होती है ऑडिबल साउंड की? बिलो 20 से 20,000 हर्ट्ज जो राइट, ऑडिबल 20 हर्ट्ज 20 to 20,000. 20,000 राइट राइट, बिल्कुल सही कहा कि 20 से लेके 20,000, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। और अल्ट्रासाउंड जो है मोर देन 20K और बिलो इमेज इज ए प्योरली सिस्टिक मास, क्योंकि बिल्कुल एनिकोइक है। और वी कैन सी सिस्टिक इसलिए कि वी कैन सी गुड थ्रू ट्रांसमिशन posterior to this mass, so this is the purely cystic mass. So with this we end with physics lecture. Inshallah next lecture में हम गॉल ब्लैडर स्टार्ट करेंगे और तकरीबन मिड तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद थर्ड लेक्चर में रिमेनिंग गॉल ब्लैडर को करेंगे। तो आप लोगों का वो जो थोड़ा सा रह गया था वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह 3 लेक्चर। अब कोई सवाल है तो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? एक नहीं दो पूछते हैं। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मुझे ये असल में मुझसे बहुत शोर हो रहा है। एक मिनट प्लीज डॉक्टर नसरीन, एक मिनट। डॉक्टर हारिस आपके मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा डॉक्टर हारिस, अगर आप म्यूट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस है। थैंक यू फॉर म्यूटिंग। जी डॉक्टर नसरीन। जी असल में मुझसे ये मिस हो गया वो गेन के बारे में, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे इसके बारे में? जी बेटा, ओवरऑल गेन या टीजीसी या दोनों? नहीं, ओवरऑल गेन। ओके बेटा। लेक्चर के ख़त्म पर सबका अटेंडेंस होगी, तो आप वेट कीजिएगा अभी 2 मिनट। जैसे ये क्वेश्चन फिनिश होगा हम आपको पोल भेजेंगे। अच्छा बेटा, वो तो याद है ना कि साउंड की एनर्जी जैसे जैसे साउंड वेव डीपर जा रही है इनसाइड द बॉडी, 3 फॉर्म में उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस हो रही है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो साउंड इंटरेक्ट करती है, एक एब्जॉर्प्शन की वजह से, एक रिफ्लेक्शन की वजह से, एक स्कैटरिंग की वजह से। अब जब कंटिन्यूअसली लॉस हो रही है उसकी एनर्जी, तो अब क्या होगा कि अगर हम मशीन में 2 बटन प्रोवाइड किए जाते हैं इस लॉस को कवर करने के लिए, अगर नहीं करेंगे कवर दोनों को क्लोज रखेंगे, तो आप देखिएगा जस्ट
1-1.5 सेंटीमीटर ही साउंड वेव जाके कभी स्क्रीन पे मॉनिटर पे देखिएगा तो उसका सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी और फिर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा सिर्फ स्क्रीन पे ब्लैक के अलावा। तो सब आपने पूछा कि 2 बटन्स यूज होते हैं, 2 कीज यूज होती हैं, एक ओवरऑल गेन एक टीजीसी, तो आपको ओवरऑल गेन पढ़ना है। सो ओवरऑल गेन जहाँ पे इसने फिंगर रखी है मशीन पे वहाँ एक नॉब थी, नॉब जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर की तरह होती है कि राइट पे भी मूवेबल है, ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकता है इसको। आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी ले जा सकती हैं, एक्सट्रीम राइट पे भी। सो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाएंगी तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। आप एक वक्त पे देखिएगा, ये देखिए अब ये लेफ्ट पे ले जा रहे तो ये इमेज डार्क होता जा रहा है, तो एक वक्त आएगा बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो विच इज नॉट गुड। और अगर इसको बहुत एक्सट्रीम राइट पे भी ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, ओवरऑल स्क्रीन का इमेज। और अभी देखते हैं हम, ओवरऑल स्क्रीन का इमेज ब्राइट हो जाएगा तो वो भी फिर चीजों को देखने में हिंड्रेंस डालता है, फिर मतलब वो चीजें आपको अच्छी नजर नहीं आती है। तो ना एक्सट्रीम ब्राइट रखना है उसको, स्क्रीन को ना एक्सट्रीम ब्लैक रखना है बल्कि इन बिटवीन रखना है। तो वो नॉब आपको नजर आती है, उसमें पॉइंट्स लगे होते हैं, किसी में तो नंबर भी आ रहे होते हैं मशीन में। एक मिसाल है कि 100 पॉइंट्स हैं तो आप उसको एवरेज 50 पॉइंट्स में रखें तो इंशाल्लाह यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सब कोई मोटा भी आ जाए 50 की जगह 50 डायग्नोसिस में प्रॉब्लम नहीं होगा? क्या चीज दोबारा बोलिएगा? सर अगर हम चेंज करेंगे एक्सट्रीम ब्राइटनेस या डार्क, फिर से मैं डायग्नोसिस करने में मुश्किल नहीं होगी? नहीं, ये तो हम एनर्जी लॉस को कवर देने के लिए कर रहे हैं ना। एनर्जी लॉस को कवर देने के लिए नहीं करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर साउंड वेव आएगी तो वो जो है खत्म हो जाएगी उसकी एनर्जी, तो फिर तो आपको कोई इमेज नजर नहीं आएगा, राइट। अच्छा, अब वो ही साउंड वेव्स की एनर्जी कंटिन्यूसली लूज हो रही है, उसको मेंटेन रखने के लिए ये यूज हो रहे हैं ना। तो जब एक चीज को मेंटेन रखने के लिए यूज हो रहे हैं तो वो हमारी डायग्नोसिस को नहीं अफेक्ट करेगी अनटिल अनलेस कि हम उनको इम्प्रॉपरली यूज करें। मींस बिल्कुल ब्लैक कर दें आप स्क्रीन को, बिल्कुल आपकी डायग्नोसिस को अफेक्ट करेगी। बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ब्राइट कर दें तो बिल्कुल आपकी डायग्नोसिस को अफेक्ट करेगी। बट अगर सिर्फ साउंड एनर्जी के जो लॉस है उसको कवर करने के लिए बीच में रखेंगे तो वो तो स्ट्रेन रहेगी ना एनर्जी, वो तो इमेज दिखाने के लिए जरूरी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस को अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल डार्क करें स्क्रीन को, बहुत ज्यादा ब्राइट कर दें तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो फिर आपकी डायग्नोसिस को इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। प्रॉपर यूज होगा तो नहीं। मतलब या पेशेंट टू पेशेंट चेंज करना पड़ेगा? नहीं, पेशेंट टू पेशेंट नहीं करना पड़ता है ये भी। बस अगर बहुत ज्यादा थिक फ्लैबी आ गया तो उसमें थोड़े गेन्स हमें ज्यादा, क्योंकि उसमें लॉस ज्यादा हो रहा है। तो जैसे 50 मैंने कहा एवरेज रख लें बीच में, दरमियान में। अगर 100 गेन्स की नॉब है, यानी उसमें 100 गेन्स की नॉब है, तो आप ना आप 1-2 पे जाए, ना आप 90 या 99 पे जाए, आप 50 पे रख लें। बट अगर कोई थिक फ्लैबी पेशेंट है तो 50 की जगह 52, 53, 54 कर लें, वो इमेज में आपको नजर आ जाएगा कितना थिक फ्लैबी है उस हिसाब से। एक्सट्रीम ब्राइट तो उसमें भी नहीं करना है हमें, एक्सट्रीम ब्लैक तो हमने लीन एंड थिन में भी नहीं करना है, हमने मॉडरेटली बीच में रहना है। मॉडरेटली का मतलब मैंने बता दिया, बीच पे रख लें। और आपने अगला सवाल किया कि अगर थिक फ्लैबी आ जाए तो सेम रखेंगे, तो मैंने कहा नहीं, उसमें थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा होगा तो हम थोड़ा सा गेन 50 की जगह 52, 53 पॉइंट्स कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। नहीं, उनको समझ में आया जिन्होंने मुझसे सवाल जी किया था? जी मुझे समझ में आ गया। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, अब दूसरा कोई सवाल कर लें। सर जो थोड़ा सा लेक्चर मिस हो गया वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन? इसका जवाब मिस्टर सुहेल खान देंगे। जी, आपको अभी मोहम्मद शुएब ने भी ये सवाल किया था। आपको ये जो लोग भी इनरोल्ड हैं उनके लिए अलग ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल कर लिया हुआ है उनको हम ये जो लेक्चर मटेरियल है, स्लाइड्स हैं, वो सब भेजेंगे ताकि आपका कुछ अगर मिस हो गया तो वो आप कवर कर सकते हैं। अगर कोई आपको उसमें क्वेश्चन हो तो आप जो टुमारो लेक्चर हो, लेक्चर शुरू होने से पहले या साथ आप वो सवाल कर सकती हैं। सर रिकॉर्डिंग होगी वो या स्लाइड्स होंगी सिर्फ? स्लाइड्स होंगी, रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड नहीं करते किसी स्टूडेंट को। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं आप लोगों को पोल भेज रहा हूँ, प्लीज आप उसको कंप्लीट कर दें। आई थिंक इस वक्त मेरा वो पोल इनएक्टिव है। वर्बली पूछ लेते हैं, आपको लेक्चर समझ में आया?
Yes, sir. जी सर, Yes, sir. बहुत जबरदस्त। जज़ाकल्लाह। यदि कोई चीज समझ नहीं आई हो, जैसे मिस्टर सोहेल खान ने कहा कि जब नेक्स्ट लेक्चर कल हो रहा होगा तो आप पहले पढ़ लीजिएगा, नेट से भी स्टडी कर लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल हो, इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर शुरू करने से पहले उस सवाल को देखेंगे। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस में मतलब इतना अच्छा दिखा है। जज़ाकल्लाह बेटा, आपको खुश रखें। मिस सादिया जमील ने क्वेश्चन टीजीज के मुतालिक किया है, तो वो प्रॉब्ली आज तो हम ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए। अगर इफ इट्स ओके मिस सादिया आपके लिए, तो हम कल उसको शुरू में टच कर लेंगे। इज इट ओके डॉक्टर खान? क्या पूछा उन्होंने? टीजीज के मुतालिक। टीजीसी जी, तो अभी कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा है, उनका टेम्पो बना हुआ होगा तो वो आसानी से समझ लेंगे। तो असल में अगर उनको डॉक्टर सादिया, आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट आ गया है कि साउंड वेव जैसे जैसे बॉडी में ट्रैवल डीपर एंड डीपर कर रही है ट्रैवल, तो कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी लॉस हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ 3 फैक्टर्स। वन इज रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर चीज से टकराएगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी की तो साउंड वेव रिफ्लेक्शन देगी। दूसरा स्कैटरिंग, की अगर डिस्पर्स हो जाएगी मुख्तलिफ डायरेक्शन में बॉडी के, तो फिर वापस प्रो के पास नहीं आएगी, तो वो भी लॉस काउंट होगी। और वन इज एब्जॉर्प्शन, के साउंड वेव मीडियम के थ्रू ही गुजर रही होती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इसको कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी को एटीन्यूएशन ऑफ साउंड वेव। तो अगर तो हम 2 बटन, जिसको एक ओवरऑल गेन कहते हैं, इसको एक टीजीसी कहते हैं, तो अगर ये 2 बटन हम कीज नहीं यूज करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि मैं प्रोब रखूंगा बॉडी सरफेस एरिया पे और मैं स्क्रीन के मॉनिटर पे देख रहा हूँ, तो 1-2 सेंटीमीटर के बाद मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वजह ये है कि 1-2 सेंटीमीटर पहुंचने तक साउंड वेव की एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में लॉस हो चुकी होती है। तो इस मसले को हल करने के लिए साइंसदानों ने मशीन में 2 कीज या 2 बटन्स दिए हैं, जिनको हम यूज करके साउंड की जो एनर्जी बॉडी में डीपर एंड डीपर इनसाइड द बॉडी जो जा रही है, उसको उस लॉस को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसको कवर कर दे सकते हैं। तो वो क्या है? एक तो ओवरऑल गेन, जो आपको माशाल्लाह मुझे यकीन है समझ में आ गया, तो इसलिए आपने पूछा नहीं। आपने पूछा है टीजीसी का। अच्छा, ओवरऑल गेन का तो आपको ये समझ में आ गया कि ओवरऑल गेन जो है हमेशा आप जब यूज करेंगी तो वो पूरे स्क्रीन की ओवरऑल ब्राइटनेस या डार्कनेस के लिए कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने इमेज स्टॉप कर दिया, देखिए पूरा एक स्क्रीन है जिस पे आपको इमेज नजर आ रहा है। तो अब जब अभी भी आप ओवरऑल गेन के बटन को टच करेंगे, राइट पे ले जाएं या लेफ्ट पे मिडिल से, तो वो लेफ्ट पे ले जाने पे स्क्रीन को डार्क कर रहा होगा और फिर मिडिल से राइट पे ले जाने पे उसको ब्राइट कर रहा होगा। तो ये पूरा स्क्रीन अफेक्टेड होगा, उसका ये नियर फील्ड भी और उसकी ये फार फील्ड भी। तो मुझे कभी अगर वो यूज करना होगा, मैं मिडिल में यूजुअली रखूंगा अंटिल थिक फ्लाई भी आ जाए, तो मैं उसमें थोड़ा सा गेन मिडिल से राइट पे ले जाऊंगा, यानी थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि थिक फ्लाई पेशेंट में फैट ज्यादा होती है और फैट बहुत ज्यादा साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसे पेशेंट में क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा है, मुझे पता है बाय माय नॉलेज, बाय माय स्टडीज इन अल्ट्रासाउंड, तो मैं उसको थोड़ा गेन ज्यादा दे दूंगा। सो ओवरऑल गेन हमेशा आपको पूरे स्क्रीन को ब्राइटनेस को अफेक्ट करेगा, या तो पूरा बहुत ज्यादा ब्राइट कर रहा होगा या बहुत ज्यादा ब्लैक। आप बीच में रखेंगी तो ना बहुत ज्यादा ब्राइट करेगा ना बहुत ज्यादा ब्लैक, विच इज अ गुड आइडिया। अब हम आ जाते हैं टीजीसी की तरफ। टीजीसी जो है स्टैंड फॉर टाइम गेन कंपनसेशन। उसमें ओवरऑल गेन में और इसमें सिर्फ फर्क ये है, सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों के दोनों मशीन के सॉफ्टवेयर से इलेक्ट्रिकल करंट को या वोल्टेज को उठाकर साउंड बीम में एडअप कर रहे हैं। काम दोनों का सेम है, सिर्फ इस लिहाज से कि स्क्रीन पे उनका इम्पैक्ट क्या होगा वो डिफरेंट है। वो ये है कि ओवरऑल गेन में पूरे इमेज को वो अफेक्ट करेगा, चाहे उसकी आप ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर दें। इसमें ये है कि ये बटन्स जो होते हैं टाइम टू टाइम के हिसाब से हम मैनेज करते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम नियर फील्ड की ब्राइटनेस बढ़ा दें, मिडिल कंपार्टमेंट की बढ़ा दें, फार फील्ड की बढ़ा दें, क्योंकि ये हम कंट्रोल कर रहे हैं इन बटन से। अब मैं अगर शुरू के 2-3 बटन को बिल्कुल एक्सट्रीम अच्छा लेफ्ट पे ले जाएं तो ये बटन क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब ये है कि ये बटन मशीन के सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड तो है, बट
वो स्टॉप पे है और वहां से वो वोल्टेज उठा के नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं इसको जैसे जैसे राइट पे ले जाऊंगा वैसे वैसे ये बटन मशीन में से ज्यादा वोल्टेज लेकर साउंड बीम में ऐड कर रहे होंगे। मैं नॉलेज मुझे पता है कि ये तो अभी पहले बटन पे साउंड वेव्स अभी बिल्कुल बॉडी में स्किन से एंटर हुई है सबकुटेनियस टिश्यू में, तो इसका लॉस अभी थोड़ा हुआ है, तो मैं उसको एनर्जी भी थोड़ी ही प्रोवाइड करना चाहूंगा, यानी उसका लॉस कम है तो मैं उसको गेन भी इतना ही दूंगा जितना लॉस है। तो वो मैं कैसे करूंगा कि मैं पहले बटन को थोड़ा सा राइट पे ले जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है इस बटन का काम क्या है कि जैसे जैसे मैं राइट पे ले जाऊंगा वो तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी लेकर मशीन की साउंड बीम में ऐड करके मशीन की ब्राइटनेस को अफेक्ट कर रहा होगा। तो शुरू में आपको पता है कि अभी तो साउंड वेव बहुत ज्यादा डीप नहीं गई, तो शुरू का बटन थोड़ा सा राइट पे ले जाए, सेकंड उससे थोड़ा सा राइट पे ले जाए, बिकॉज आप थोड़ी ज्यादा एनर्जी लॉस हो गई है। पहले अगर 5 dB लॉस हुई थी तो इस दूसरे बटन तक पहुंचने तक 10 हो गई, तीसरे तक 15 हो गई, चौथे तक 20 हो गई। तो मुझे पता है जैसे जैसे साउंड वेव बॉडी में डीपर जा रही है तो एनर्जी लॉस ज्यादा हो रही है, तो मैं पहले बटन को जो थोड़ा सा राइट पे लाया हूँ उससे थोड़ा सा हल्का सा और राइट पे ले जाऊंगा, ये ज्यादा मुझे वोल्टेज प्रोवाइड करनी है टू मेंटेन द एनर्जी लॉस। इसी तरह थर्ड को भी मैं सेकंड की निस्बत थोड़ा सा राइट पे और ले जाऊंगा टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन, टू ऐड मोर एनर्जी टू द साउंड बीम, और इस तरह से करते करते एक कर्व बन जाएगा जो यूजुअली एवरेज पेशेंट में सेम ही रहता है। वंस अगेन अगर कोई थिक फ्लैबी होगा तो मैं पहले बटन को जितना इसमें दिखाया गया है थोड़े से राइट की जगह हल्का सा और एक्सट्रीम राइट में तो कभी भी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, थोड़ा सा बस राइट पे ले जाऊंगा। और फिर ये कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा कि पहले बटन की निस्बत दूसरा बटन उससे हल्का सा राइट और तीसरा हल्का सा राइट, और फिर एक कर्व बन जाएगा और इस कर्व को कहते हैं टाइम गेन कंपनसेशन कर्व। राइट बेटा, समझ में आया बेटा? आवाज नहीं आ रही? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जज़ाक बहुत बेहतरीन। जज़ाक। Dr. Sadi Jamil ने कहा thank you, many thanks to clear my concept. Thank you, Dr. Sadi. मोहम्मद अली, आपने मुझसे व्हाट्सएप नंबर पूछा है। बेस्ट तरीका ये है कि आपको हमने अभी चैट के ऊपर इनरोलमेंट फॉर्म का लिंक दिया है। आपने अगर इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप नहीं किया है, सबमिट नहीं किया, तो प्लीज आप कर दें। उसके बाद हम आपको फौरी तौर पर रब्ता करके सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और कोई भी क्वेश्चन होगा आपका उसका आंसर करेंगे। और ये बात सारे स्टूडेंट्स की नहीं है, जो भी इनरोल करना चाहते हैं और अभी उन्होंने इनरोल नहीं किया है जुलाई 31 के कोर्स को, जो कि फुल 5 मंथ्स का कोर्स है, वो आप लिंक यूज कर लें। मैंने अभी आपको लिंक टेक्स्ट पे भेजा है टू सबमिट योर एनरोलमेंट फॉर्म। थैंक यू डॉक्टर हाजरा। जी, आपको आप अगर इनरोल्ड होंगी डॉक्टर हाजरा, और सारे स्टूडेंट्स को जैसे हमने कहा आपको मटेरियल कंटिन्यूअली प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे या हैं जुलाई 31 एंड ऑनवर्ड्स के कोर्स के, उन सब का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है हमने, और हम उनका एक फेसबुक ग्रुप भी बनाएंगे। अल्लाह ताला जी मिसक साहब, सॉरी आपकी ये सैड न्यूज़ सुन के। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया। ये लेक्चर्स, ये जो है आज लेक्चर 1 through 1, 2 and 3 हुआ है। तो अगर आप में से किसी ने कोई भी लेक्चर पहले पिछले 1 महीने के अंदर मिस किया तो आपने कुछ मिस नहीं किया। अगर आपने आज का लेक्चर अटेंड कर लिया है, हमने बिल्कुल डॉक्टर साहब ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ाया है। तो 1, 2 and 3 कवर हो गए आज। कल जो है इंशाल्लाह थर्सडे सेम टाइम 8 से 10 बजे 8 से 10 बजे सॉरी 8 से 10 बजे सेम टाइम। जी अटेंडेंस हो गई मोहम्मद नवाज। 8 से 10 बजे सेम टाइम लेक्चर 4, 5 and 6, और इंशाल्लाह फ्राइडे को लेक्चर 7, 8 and 9 सेम टाइम 8 से 10। उस तरह से आप कंप्लीटली कैच अप कर जाएंगे। और जब सैटरडे को हमारा ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा
तो हम जो है वो आप सब लोग सारे पुराने स्टूडेंट्स के भी साथ होंगे, क्योंकि वहां से हमारा मॉड्यूल 3 इंशाल्लाह स्टार्ट होगा सैटरडे को। आप सबको पता है कि सैटरडे को 8 से 10 क्लास है। जो फुल कोर्स में एनरोल होंगे उनके लिए स्पेशली ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। 8 से 10 क्लास होगी सैटरडे को, और वही क्लास संडे को दोबारा रिपीट होगी शाम 6 से 8 बजे। वो हमने इंफॉर्मेशन सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी हुई है। एक दो स्टूडेंट ने अपनी लोड शेडिंग का जिक्र किया है, हमें इसका पूरा एहसास है। मुल्क के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम्स पे लोड शेडिंग होती है। आप पूरी कोशिश करें कि आप उसको मिस ना करें लेक्चर को। और जैसे हमने कहा कि हम लेक्चर्स को रिपीट कर रहे हैं, जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है सैटरडे को, उस सैटरडे के लेक्चर को हम संडे को भी रिपीट कर रहे हैं। और ये एवरी वीक ऐसा ही होगा। तो अगर आपने सैटरडे मिस कर दिया किसी वजह से, तो आप संडे को अटेंड कर लें। संडे को मिस कर दिया तो सैटरडे अटेंड कर लें। आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी। इससे ज़्यादा हमारे लिए करना मुश्किल है कि हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में भी हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर खान को हमने डबल ट्रिपल बुक किया हुआ है आप लोगों के लिए। मोहम्मद नवाज, आपकी अटेंडेंस हो गई, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। कोई सवाल हो आपको व्हाट्सएप पे मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। जिन्होंने एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट नहीं किया और वो ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, प्लीज सबमिट योर एनरोलमेंट फॉर्म। विद दैट, एनी क्विक क्वेश्चन, लास्ट मिनट वॉक इन क्वेश्चन? सर अटेंडेंस सबकी हो गई है? अटेंडेंस सबकी होगी। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया पार्टिसिपेंट्स का। आज हमारा पोल इनएक्टिव था, तो जूम में कोई टेक्निकल एरर था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सर मेरी अटेंडेंस हो गई है जी, अटेंडेंस हो गई सबकी जी। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। विल सी यू टुमारो एट 8 PM पाकिस्तान टाइम इंशाल्लाह। ओके सर।